हो गया सर? हेलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? हाँ सर। ओके 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 सर, Yes, चलो sir. फिर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, अच्छा तो फिर म्यूचुअल फंड क्लास है और म्यूचुअल फंड क्लास में हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं सर? सर आज का म्यूचुअल फंड इक्विटी के नाम ऐसे हम लोग लास्ट फ्यू डेज म्यूचुअल फंड का पूरा बेस बना रहे थे। अभी धीरे धीरे हम लोग ना म्यूचुअल फंड के और अंदर चले जाएंगे। अंदर चले जाना मतलब म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म के अंदर चले जाएंगे कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड बनाते हैं, उसको बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहता है। और एज एन इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए। जैसे कि लास्ट वीक का क्लास अगर आप लोगों को याद है, क्या पढ़ा था? फैक्ट शीट याद है ना? वो आपको दो दो जगह में लेके गया था। एक कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात किया था, और एक बात किया था मैंने, क्या नाम है कंपनी का? पराग पारिक। हाँ, वेरी फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कोटक इज ऑल्सो, आईसीआईसीआई का भी है, बहुत सारे हैं बड़े बड़े। एक्सिस कैपिटल का भी बहुत अच्छा अच्छा, एक्सिस का भी अच्छा अच्छा मतलब एसेट मैनेजमेंट होता है सर। तो मैंने लास्ट दिन आपको बताया था पराग पारिक से एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें सुमित का, गोपी का, बहुत सारा है सर। मेरे स्टूडेंट्स जो लोग हैं उनका अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से ये लोग बोले जा रहे हैं कि दादा देखो क्या कमाया, मैंने चलो बात कर ही लेते हैं एक बार फैक्ट से पे। तो इसीलिए मैंने पराग पारिक को चूज़ किया था। पराग पारिक चूज़ कर सकते हैं, कोटक चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं, डीएसपी, ब्लैक रॉक, बहुत सारे हैं, ठीक है, निप्पॉन है। लेकिन अभी कंपनी क्या है नहीं है वो तो आपको आगे आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप फंड चूज करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए, या फिर आप ऐसे सोचो, दो पॉइंट ऑफ व्यू सर। एक देखो सर, आप लोग दो कारण से आप लोग म्यूचुअल फंड का पढ़ाई कर रहे हो। दो तीन रीजन है। एक, जो लोग म्यूचुअल फंड का एनआईएसएम देके बेसिकली सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं और आगे जाके वो एज ए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स काम कर सके, एडवाइजरी का काम कर सके। दूसरा बहुत बड़ा रीजन सबके लिए है, पर्सनल फाइनेंस का मामला है सर। मतलब हम सबको अपना पर्सनल फाइनेंस को डेवलप करना है और अपने इन्वेस्टमेंट को चंगा करना है, और उसके लिए हम इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड को कैसे सोचेंगे। मतलब एक हो गया इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक हो गया एडवाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चाहे जिस भी एंगल से आप सोचो, यू हैव टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड प्रॉपर्ली। और साथ में जो लोग चार्टर्ड या सीए या सीएस या सीएमए का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सीएस में कैपिटल मार्केट का पेपर जो है सर वो एग्जीक्यूटिव लेवल में, सीए और सीएमए के केस में यही टॉपिक आपको फाइनल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नो पॉइंट इज दैट आप लोगों को पता है कि सीएस सीएमए जो जो भी करते हैं उनको तो सारे के सारे मैटर में नॉलेज रखना ही पड़ता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा याद आ गया सर, आज सीएमए का रिजल्ट निकला इंटर का, इंटर एंड फाइनल का। तो इंटर के 4 जन एग्जाम दिया था, मेरे को 2 जन का खबर मिला, पास हुआ है। बाकी दोनों का भी कोई खबर नहीं मिला, पता नहीं, शायद हुआ नहीं है, क्योंकि हो जाने से मिल जाता है ना खबर। तो चलो अच्छा बात है। इस बार कॉपी काफ़ी टफ चेक किया सर सीएमए का, इतना मुझे पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट बार कुछ गड़बड़ हुआ था क्लियर सीएमए। करो दादा। जियाउल बोल के एक लड़का है, उसने क्लियर किया, और डिंकी डिंकी का ग्रुप 2 निकल गया दोनों ग्रुप निकल गया। तो बेसिकली ये था बात। तो चलो ठीक है, ये तो एग्ज़ाम आता जाता रहेगा और एग्ज़ाम लोग स्टूडेंट क्लियर भी करेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात है। बट मुझे इस बार लग रहा है, अभी भी मुझे पूरा खबर नहीं मिला कि कितना पासिंग परसेंटेज कैसा है नहीं है, बट आगे आगे देखते हैं क्या परसेंटेज है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टफली देखा है। ओके, तो फिर चलो म्यूचुअल फंड में फिर से आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या बात करेंगे सर? तो म्यूचुअल फंड में आज मैं आपको क्या बोला सर, इक्विटी स्कीम बताएंगे आपको, ठीक है, इक्विटी स्कीम। तो समझते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक एक बात करता हूँ सर। बहुत ज़रूरी बातें हैं सारे के सारे। जैसे कि आप सबको पता है सर, इन लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था सर फैक्ट शीट पे, ठीक है। और फैक्ट शीट पे आप लोगों को पता है कि आप अगर कोटक स्मॉल कैप फंड के ऊपर हम लोगों ने बात किया था, बहुत सारे मैटर पे हम लोगों ने डिस्कशंस किया था सर, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मैंने किया था इसके बारे में, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स, ठीक है। ये सब बहुत सारा फंड तो है, बट यही एक्चुअली बात करना है। जैसे कि मानो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है। अब फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है, इसको बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एज एन इन्वेस्टर्स आपको क्या सोचना है। मैंने कुछ बात
फैक्ट शीट्स बताते हुए बोला था, लेकिन थोड़ा डिटेल्स भी तो होना चाहिए ना सर, तो वो मैं बात करूंगा आज, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सी कैप छोड़ के आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको और भी टैक्स सेवर्स फंड, ईएलएसएस के स्कीम के थ्रू से होता है, टैक्स सेविंग्स फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, आगे आगे ये भी चर्चा करना है कि कैसे बनाया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। और एज एन इन्वेस्टर्स आपको क्या सोचना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड चूज करते हो। सो वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, मैं आपके साथ बात करूंगा सर। ऐसे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये सब मतलब कंपनी की तरफ से, मतलब म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से एवरी मंथ उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे देखो, ये ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम, ठीक है, मैं लास्ट दिन बताया था आप लोगों को ना, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, याद है सर? लास्ट दिन बताया था कि नहीं बताया था? ओपन एंडेड का कॉन्सेप्ट, क्लोज एंडेड का कॉन्सेप्ट, हाँ सर। फिर आपको मैं ये भी बताता रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है। हाँ सर, एक्चुअली हमेशा रेगुलर प्लानिंग हुआ करता था, ठीक है, हमेशा रेगुलर प्लानिंग हुआ करता था, आजकल डायरेक्ट प्लान आ गया, ठीक है। ये जब से टेक्नोलॉजी थोड़ा बूस्ट किया है, डायरेक्ट प्लान आ गया, नहीं तो रेगुलर प्लान के थ्रू से ही एसेट, मतलब म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू से ही लेना पड़ता था। बट इसमें क्या हुआ, मार्केट थोड़ा और ग्रोथ कर गया डायरेक्ट प्लान के कारण, ठीक है। तो इस तरह का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट प्लान, एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, तो म्यूचुअल फंड का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीक बात किया था। तो आज मैं आपसे बात करने जाऊंगा सर अक्टूबर 2017 का एक कहानी से। सर अक्टूबर 2017 में क्या हुआ था? सर अक्टूबर 2017 में सेबी ने कुछ सर्कुलर इशू किया था, ठीक है। अक्टूबर 2017 में सेबी कुछ सर्कुलर इशू किया था, ठीक है। तो वो सर्कुलर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उस सर्कुलर में क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग सैकत बाबू। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। ওকে, জাস্ট স্টার্ট করলাম আমি, ঠিক আছে। তো এতক্ষণ রিভিশন করছিলাম লাস্ট ক্লাসটা। তো বেসিক্যালি আজ আমরা কি করছি আমি একবার বলে দিচ্ছি আপনাকে, ইকুইটি স্কিম বুঝছি, ঠিক আছে। ইকুইটি লাস্ট স্কিম, ক্লাসে কি হয়েছিল? লাস্ট ক্লাসে আমরা ফ্যাক্ট শিট বুঝেছিলাম, মিন্স হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ফ্যাক্ট শিট। ফ্যাক্ট শিট আমি ক্লাস পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, একবার দেখে নেবেন আপনি পারলে, আচ্ছা, দেখাও ঠিক হয়নি। আছে। একবার দেখে নেবেন, অবভিয়াসলি দেখে নেবেন যে মিউচুয়াল ফান্ডে বিভিন্ন রকম ফান্ড যেগুলো হয় সেগুলো ফ্যাক্ট শিট পাঠানো হয়, ঠিক আছে, কোম্পানির তরফ আচ্ছা থেকে। তো এই আচ্ছা ফ্যাক্ট শিট কিভাবে রিড করতে হয় আর ফ্যাক্ট শিটে কি কি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন থাকে সেটার উপরে ডিসকাস হয়েছিল মেইনলি, ঠিক আছে। এর আচ্ছা সাথে আরো এক্সট্রা পয়েন্ট ছিল। তো যেরকম আমরা লাস্ট উইক পারাগ পারিক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফান্ডস আছে ওদের, তো তার মধ্যে একটা ফান্ড নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছিলাম কি একটা কোম্পানির मतलब ফ্যাক্ট শিট কিভাবে ডিসকাস করা যায়। तो जस्ट डिस्कशन करेছিলাম, मेकैनिज्म ना। तो बेसिकली वही पॉइंट में आज मैं भी बात करने जा रहा हूँ, बट आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं स्पेशलाइज्ड वे में चल रहा हूँ, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इन द सेंस कि जैसे मानिए कि अगर आप कोई भी कंपनी में जाइए, ठीक है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज कीजिए, पराग पारिक चूज कीजिए, कोटक चूज कीजिए, आईसीआईसीआई प्रू चूज कीजिए, आप कोई भी कंपनी के साइट में जाइए, म्यूचुअल फंड चूज करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये कोटक का साइट मुझे बड़ा पसंद आया, इसलिए मैं कोटक के साइट में बार बार एंट्री करता हूँ, ठीक है। अच्छा, म्यूट कर दीजिए ना, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोटक के साइड में जैसे मैंने एंट्री किया, ये कोटक एएमसी है, कोटक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मैं एक बार सबको बोलूंगा, जिन लोगों का भी प्रीवियस क्लासेस मिस है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा क्लास कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कनेक्टेड होने से आपको थोड़ा हेल्प हो जाता है, अदरवाइज समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट रिक्वेस्ट है कि जरूर कर लीजिएगा। जैसे मानिए कि ये कोटक एएमसी के साइट के अंदर आ गए, अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है आप कोटक में जाइए, पराग पारिक में जाइए, जहां मर्जी वहां जाइए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस एक्सेस में जाइए, ठीक है। दैट्स फुल्ली अप टू यू, जहां अच्छा फंड आपको चूज करने को मौका मिलेगा आप वहीं पर जाके फंड चूज कर सकते हैं। बट वही तो सीखना है म्यूचुअल फंड क्लास में, कि एज एन एडवाइजर आप जब किसी को एडवाइस करोगे, तब आप एडवाइस करने के टाइम पे उसको क्या बोलोगे, और या खुद को चूज करना पड़े तो क्या देखना है आपको, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो जैसे जस्ट लुक, यहाँ पर अलग अलग फंड है, जैसे मानिए कि सबसे पहले है इक्विटी, ठीक है, सबसे फेवरेट है मार्केट का, ठीक है, स्पेशली रिटेलर का, सबका नहीं, रिटेलर मतलब, रिटेलर मतलब जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद करता है ना, उनको ये इक्विटी स्कीम बड़ा पसंद आता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेडर को इक्विटी स्कीम क्यों पसंद आता है और वो फंस भी जाते हैं, ठीक है, कैसे फंसते हैं और क्या प्रॉब्लम में आता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इक्विटी स्कीम इज अ वेरी हॉट फेवरेट इन मार्केट, मतलब ये म्यूचुअल फंड है, हाँ सर।
डायरेक्ट इक्विटी नहीं रे बाबा, ये म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी स्कीम है, डेब्ट स्कीम है, लिक्विड स्कीम है, फंड ऑफ फंड, ये क्या है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा फंड ऑफ फंड जो होता है ना, ये बड़ा ही मतलब डायनामिक कॉन्सेप्ट में होता है कि एक फंड आप जुगाड़ किए, फिर उस फंड को किसी और फंड मैनेजर के थ्रू से आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ठीक है। आई विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस, धीरे धीरे आऊंगा। फंड ऑफ फंड, टैक्स सेवर स्कीम्स, इट्स वेरी फेमस, आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है। इवन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, इसका भी है। और जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको टैक्स सेविंग्स में, जैसे पराग पारिक का ही एक टैक्स सेविंग्स था, ये देखिए, पराग पारिक टैक्स सेवर्स फंड। मैं ये लास्ट दिन फैक्ट शीट बताते हुए बताया था आपको कि इसमें आप इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स सेविंग्स में हेल्प होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो ये टैक्स सेविंग्स है, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा, मैं एक साथ सब कुछ लेके खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे टैक्स सेविंग्स होते हैं, क्या किस तरह का मैकेनिज्म होता है। आई विल डिस्कस मतलब धीरे धीरे। तो एक बार मैं आपको बस गो थ्रू करा रहा हूँ कि आप देखो एक बार कि कितना तरह का म्यूचुअल फंड बन सकता है। जस्ट एक ओवरव्यू है, इक्विटी, डेब्ट, लिक्विड, फंड ऑफ फंड, टैक्स सेवर्स, हाइब्रिड, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एफएमपी, मतलब जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट बोला जाता है, एंड इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फंड तो आपको बस ऐसे ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर छुपा रहता है। तो ये कैसे समझ में आएगा, उसके लिए तो डिटेल स्टडी है ना, तभी तो म्यूचुअल फंड क्लास में हम लोग मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं म्यूचुअल फंड को समझने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ इक्विटी स्कीम के अंदर। कहाँ लेके चल रहा हूँ आपको, इक्विटी स्कीम के अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारा स्कीम है, डेब्ट स्कीम, जैसे जैसे स्कीम मैंने आपको बताया, इतना दिन हम लोगों ने पूरा बैकग्राउंड सेटअप किया, पर्सनल फाइनेंस को जाना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जाना, रिटायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बारे में बात किया, इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड का पूरा इंट्रो बताया, म्यूचुअल फंड कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बताया, एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन था, सिंप्लीफाइड था, बट रियल लाइफ में एक म्यूचुअल फंड कैसे बनाया जाता है, एक फंड मैनेजर कैसे म्यूचुअल फंड को डेवलप करते हैं, मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में समझाने का कोशिश किया। फिर लास्ट दिन मैंने आपको, उससे पहले वाला क्लास में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंड एंड एनएवी में बात किया, जो म्यूचुअल फंड के केस में डे टू डे मैटर है, एवरी डे फंड क्या है, एनएवी क्या है, एनएवी क्या चल रहा है, एवरी डे बातचीत होता है। तो ये मैंने एकदम डिटेल्स में आपको समझा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश किया। फिर लास्ट दिन मैंने आपको फैक्ट सीट बताया, जो कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले चेक करता है, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर वहां से कोशिश करता है देखने का कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे इक्विटी स्कीम के अंदर, एक एक स्कीम समझेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्कीम बनाया जाता है, वो स्कीम को धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं, डिटेल्स में कोशिश करते हैं। सर चलिए धीरे धीरे देखते हैं, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा, खाली कुछ नहीं जाएगा। तो ये इक्विटी स्कीम क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले तो एक अक्टूबर 2017 का स्टोरी समझाऊंगा, ठीक है, सेबी का स्टोरी। तो क्या खेल है पहले उसको देखिए। तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने फैक्ट शीट देखा, सम इंटेंट रीडिंग इन म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। द फैक्ट शीट लिस्ट सम ऑफ द गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, है ना। फैक्ट शीट से क्या समझ में आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ म्यूचुअल फंड। डू रिमेंबर द फैक्ट शीट आल्सो डबल्स अप एज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, ये बात भी देखिएगा हमेशा। फैक्ट शीट इज अ वेरी गुड थिंग, चाहे कोई भी कंपनी के साइट में जाइए, कंपनी का फंड को क्लिक कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको ना थिन लाइन समझना चाहिए, ठीक है। जब भी आप एज एन इन्वेस्टर्स काम करते हो, एज एडवाइजर काम करते हो, ठीक है, मार्केटिंग इज देयर, बट मार्केटिंग कितना है और कितना रियल में फंड काम कर सकता है, इसके लिए ना आपके मन में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब मार्केटिंग लाइन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर थीन लाइन होता है। कई बार इन्वेस्टर्स क्या होता है ना, न्यूज़पेपर देख के या फिर टीवी में किसी ने कुछ बोल दिया, ये देख के काफी ज्यादा क्या हो जाता है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा होगा अच्छा होगा। नहीं, एक्साइटेड होने लायक जरूर कुछ हो सकता है, बट एडवर्टाइजमेंट और आपका एक्साइटमेंट दोनों के बीच में एक बैलेंस जरूर रखिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना एडवर्टाइजमेंट है और सच में कितना उसके अंदर दम है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं धीरे धीरे समझ में मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या खेल चलता है इसके अंदर। तो यही चीज आपको मैं आज ये इक्विटी स्कीम समझाते वक्त कुछ बताऊंगा। The fact sheet lists some of the good to know information about mutual fund, and do remember the fact sheet also doubles up as a marketing document for asset management company। कोई भी AMC, उसका जो फैक्ट शीट बनाया जाता है ना,
वो एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह भी वो लोग यूज करते हैं, बिकॉज उसका फंड बिकेगा भाई, उसका फंड बिकेगा तो उसको इनकम होगा, उसका फंड आएगा, कमीशन आएगा, बहुत कुछ आएगा उनको। हेंस रीड थ्रू द फंड फैक्ट शीट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एकदम दम लगा के, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के उसको समझिए, ठीक है, मार्केट नॉलेज को बढ़ाइए, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या थीन लाइन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल शिफ्ट आवर फोकस ऑन द म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। तो हम लोग आगे आगे ना म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। द आइडिया इज टू डिस्कस द मेन कैटेगरीज एंड अ फ्यू सब कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ व्हाट इज कैटेगरी एंड व्हाट इज सब कैटेगरी? Please note the term subcategory in the context of mutual fund category does not exist. मतलब basically mutual fund में सब categories as such कुछ बोला नहीं जाता, but I think it makes life simpler if you thought about mutual fund categories this way. मैं आपको आगे आगे बताता हूँ ये कैटेगरी का क्या खेल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंड जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ऑफर करते हैं, आपको मार्केटिंग के तरह बेचते हैं, ठीक है। ये देखो आपको मैं जो समझाया था, थोड़ा स्लो हो गया, ये देखिए इक्विटी, डेब्ट, लिक्विड, फंड ऑफ फंड, टैक्स सेवर्स, हाइब्रिड, ईटीएफ, एफएमपी, इंडेक्स, और भी है, ठीक है, और भी है। ये तो बस मैं कुछ आपको आइडिया, ये तो सिर्फ डायरेक्ट है, रेगुलर में भी जाओ उसमें भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर आइडिया मैं आपको बस कुछ दिखा रहा हूं और आगे आगे कुछ बताऊंगा भी। सो पॉइंट क्या है? Point is that I'm not sure if we can cover all the subcategories in this module. धीरे धीरे आगे आगे बात करेंगे। For example, debt fund as a main mutual fund category has nearly 16 different subcategories. डेप्ट फंड जो बनता है ना सर, उसके अंदर ये जो डेप्ट है, ये जैसे कि आपको कोटक के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप डेप्ट में क्लिक करो, आपको डेप्ट फंड का अलग अलग कैटेगरीज दिखाई देगा, लेकिन ये तो कोटक का बना हुआ है, ठीक है। ऐसे आप मोतीलाल ओसवाल में देखो उसका अलग होगा, आप पराग पारिक में देखो उसका अलग होगा, आप डीएसपी में देखो उसका अलग होगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वो लोग बना सकते हैं, लेकिन कितना तरह का अलग अलग फंड बना सकता है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं। मतलब आज के डेट में ना ये सीरियसली एक न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन भी है। न्यू इसलिए क्योंकि जितना अलग अलग टाइप ऑफ फंड आप बना सकते हो, और अगर उस फंड से सच में इन्वेस्टर्स को अच्छा होता है, उसको बेनिफिट होता है, तो मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो बिजनेस है वो भी अच्छा हो रहा है, मार्केट का कैपिटल का फ्लो बढ़ रहा है, और ओवरऑल बिजनेस में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अभी मॉडलिंग के अंदर नहीं चलते हैं, धीरे धीरे मैटर को समझने का कोशिश करते हैं। तो आगे देखिए, जैसे कि मैं आपको बोला कि सिर्फ डेब्ट फंड के अंदर आपको अलग अलग 16 कैटेगरीज देखने को मिलता है, 16 अलग अलग सब कैटेगरीज। इक्विटी एज ए कैटेगरी, इक्विटी एज ए कैटेगरी अबाउट 10-11 सब कैटेगरी, मतलब इक्विटी के अंदर आपको अलग अलग 10-11 सब कैटेगरी देखने को मिलेगा सिर्फ इक्विटी के अंदर। तो given this, as you can imagine, discussing the entire gamut of mutual fund categories will digress us from central theme of this module, which is personal finance। मतलब इतना सारा कैटेगरी सब कैटेगरी में पागल नहीं होना है, मैटर को समझते हैं, नहीं तो ना पूरा एकदम हचपच हो जाएगा। The idea here is to lay down a foundation for you to understand the main mutual fund category and a few subcategory, and hopefully this foundation will help you understand the many subcategories of mutual fund schemes। धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे, जितना आप मार्केट में अपने आप को घसते रहोगे ना, वो समझ में आता रहेगा, ठीक है। और साथ में थोड़ा स्टॉक मार्केट का नॉलेज काफी हेल्पफुल होता है, कैपिटल मार्केट का नॉलेज और हेल्पफुल हो जाएगा, जैसे डेब्ट मार्केट वगैरह भी धीरे धीरे समझ जाओगे। तो नो डिस्कशन ऑन द म्यूचुअल फंड यूनिवर्स इज कंप्लीट विदाउट टचिंग अपॉन द सेबीज अक्टूबर 2017 सर्कुलर। सेबी ने अक्टूबर 2017 में एक सर्कुलर लाया था, ठीक है। तो देखते हैं सर सेबी ने क्या सर्कुलर लाया था, और म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन, म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन के ऊपर एक सर्कुलर लाया था, ठीक है। द सर्कुलर फ्रॉम सेबी वाज फेयरली सिग्निफिकेंट एंड इट हेल्प्स सिंप्लीफाई म्यूचुअल फंड यूनिवर्स। मतलब 2017 से पहले म्यूचुअल फंड यूनिवर्स एक अलग था, ठीक है, और 2017 के बाद म्यूचुअल फंड यूनिवर्स अलग हो गया। टू अप्रिशिएट व्हाई दिस सेबी सर्कुलर इज एसेंशियल, वी नीड टू डिग अप अ बिट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आगे आगे देखते हैं कि ये सर्कुलर क्या है। मैं आपको सर्कुलर भी दिखाता हूँ, रुकिए, सर्कुलर था मेरे पास, ये ढूंढना पड़ेगा क्या फिर से, ये वाला। देखिए मैं सेबी के साइट के अंदर चला आया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को भी नजर में रखना चाहिए, स्पेशली देखो जो लोग सीए स्टूडेंट्स हो,
कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स या फिर CA/CM स्टूडेंट्स, ठीक है, जो उन लोगों का कैपिटल मार्केट का अलग, मतलब आप लोग अलग से कैपिटल मार्केट में भी सेबी को पढ़ते हो या सेबी लॉ को पढ़ते हो, ठीक है, उनके लिए भी बोलूंगा आप लोग हमेशा ये सब चीज़ों के साथ अपडेट रहिएगा, ठीक है, बिकॉज ये सब लीगल अपडेशन जो भी है ना सिक्योरिटी लॉ में, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है रियल लाइफ काम करने के टाइम पे, ठीक है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और एडवाइजर के तौर पे भी आपको तो जानना ही चाहिए, बट एज ए CA स्टूडेंट, एज ए CA स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, आपको भी अपडेट रहना चाहिए। क्यों? आपको समझ में आ रहा है ना सर, आप लोग फाइनेंस कैटेगरी में भारत में टॉप करते हो, ठीक है, इसीलिए और आप लोगों को सब्जेक्ट भी पढ़ा जाता है सिक्योरिटी लॉ का। तो क्या है बात सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये सर्कुलर लाया था, ऑल म्यूचुअल फंड्स, ये पुराना है थोड़ा बात, ऑल म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ट्रस्टी कंपनीज, ये सब क्या होता है मैंने बोल दिया सर। म्यूचुअल फंड क्या होता है एकदम स्टार्टिंग मतलब आई थिंक लास्ट वीक या उससे प्रीवियस वीक में, म्यूचुअल फंड्स क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या है, ट्रस्टी कंपनीज क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं, बोला था। हाँ शिवम, याद है तेरे को? हाँ, ये AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैं कौन कौन होते हैं ये लोग, क्या करते हैं, क्या पावर है इनका, ये सब चीज मैंने बताया। साइड में स्टार्टिंग में बताया था। हाँ बोलो सर। परक पारिक के स्टार्टिंग साइड में लिखा हुआ तो सब कुछ आपने बताया था, कौन क्या पोजीशन होल्ड करता है। यस, ठीक है, तो इसी तरह से, इसीलिए बहुत जानना जरूरी है कि कौन क्या है नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, देखिए, कैटेगराइजेशंस एंड रैशनलाइजेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है, आप चाहो तो ये स्कीम सेबी के साइट में जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका थीम क्या है, ऐसे बहुत बड़ा है, 8 पेज का है, मैं आपको अभी 8 पेज सुनाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसका थीम क्या है मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या थीम बोला गया है ये मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, मतलब इसी से लिया गया है, जो भी नोट्स है यहीं से बनाया गया है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या उन्होंने एक्चुअली बोला इस सर्कुलर के अंदर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे देखते हैं। इसीलिए कब क्या बोल रहा है सेबी, सेबी क्या बोलता है ना, इसके बारे में हमेशा अपडेट होना चाहिए सर, ठीक है। ओके ओके, कहाँ चला गया पॉइंट? यस, तो जो मैं आपको बोल रहा था कि सेबी 2017 में ये सर्कुलर लाने से पहले, ठीक है, द आइडिया हियर इज टू ले डाउन a foundation for your understand as no discussion on the mutual fund universe is complete without touching upon SEBI's October 2017 सर्कुलर। जो सर्कुलर मैंने आपको दिखाया दैट इज म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशंस के ऊपर, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। The circular from SEBI was fairly significant and it helped simplify the mutual fund universe. To appreciate why this SEBI circular is essential, ना सबसे बड़ा पॉइंट ये इतना जरूरी क्यों है, you need to dig up. Back in the days, the mutual fund world was a bit chaotic. मतलब 2017 अक्टूबर से पहले म्यूचुअल फंड वर्ल्ड थोड़ा chaotic था सर, chaos था काफी ज्यादा। chaos क्यों? chaos का मतलब क्या होता है? chaos मतलब समझ में नहीं आ रहा है, भीड़ है बट भीड़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, किस बात का भीड़ है, क्यों chaos बना है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है बोल कुछ एक रहा है, मतलब कुछ और निकल रहा है, मतलब नहीं समझे आप शायद, ठीक है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ। द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मतलब AMC, ठीक है, AMC कौन, जैसे कि कोटक AMC है ना, जैसे कि कोटक AMC, जैसे कि पराग पारेख, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल, देयर आर लॉट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, हमारे देश में, जैसे कि मैं लास्ट दिन आपको बताया था, करेंटली हमारे देश में ऑलमोस्ट 45 बड़े बड़े AMCs हैं सर, वो डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, और तो कितना UTI कितना। क्या है? हाँ बोलो। यूटीआई क्या है? यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो भी फंड चलाते हैं। यूटीआई जो है वो भी यूनिट ट्रस्ट इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका भी फंड चलता है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी चलाता है और डिफरेंट अलग तरह का गवर्नमेंट फंड्स भी इशू करता है मार्केट से। ओके, और निप्पॉन? निप्पॉन, निप्पो या निप्पॉन, निप्पॉन। निप्पॉन, निप्पॉन वो पहले रिलायंस के अंदर था, वो बाद में निप्पॉन इंडिया हो गया मोस्ट प्रोबेबली। सुमित निप्पॉन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है। হ্যাঁ দাদা, নিপন আগে রিলায়েন্সে ছিল, আমার স্মল ক্যাপে ছিল, এখন ওটা নিপন ইন্ডিয়া কিনে নিয়েছে। নাম একই, নামটা আলাদা, ফান্ড ম্যানেজার একই, অবজেক্টিভ একই, সেম, बेसिकली খালি एक्विजिशन, নাম एक्विजिशन हुआ है, नाम change चेंज হলো। हुआ है। ऐसा और भी है, बहुत सारा नाम है, मुझे भी सारा नाम याद नहीं रहता क्योंकि इतना सारा नाम हमेशा थोड़ी ना दिमाग में रहेगा,
ठीक है, बट फिर भी मेन जो फंड है वो धीरे धीरे देखिए पढ़ते पढ़ते और याद आ जाएगा कि कौन सा कंपनी क्या है, किस तरह से काम करते हैं। मैं काफ़ी सारा बात करूंगा, आज भी करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं लास्ट दिन बोला था म्यूचुअल फंड मतलब फैक्सेस। जो कोटक कोटक जो भी है वही यूटीआई वही है, नहीं, कोटक अलग, यूटीआई अलग। अलग है, मतलब दोनों का काम एक ही है। हाँ, काम ऑलमोस्ट सेम, बट डिफरेंट फंड मैनेजर है सबका। काम एक हो सकता है, बट जैसे मानिए कि कोटक एएमसी, ठीक है, ये कोटक बैंक नहीं है, कोटक बैंक अलग है। ये कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। एक्सिस का भी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो फंड मैनेजर है, वो स्टॉक मार्केट में, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो स्टॉक मार्केट में, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो इनका फंड मैनेजर अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है, मार्केट से फंड उठाना और इन्वेस्ट करना। ये सब मैंने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में ही सब चीजें एक्चुअली बोला गया, ठीक है, कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज बनता है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनता है, इनका मेन फोकस यही रहता है कि मार्केट से पैसा को उठाना और उसको एक सही रास्ते पे सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट करना, पूल ऑफ फंड बोलते हैं, और उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव सेम है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज के थ्रू से चलता है। जैसे कि मैं लास्ट दिन बताया था एक म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट के अंदर कि करेंटली हमारे देश में ऑलमोस्ट कितना है सर, 45 ना, 45 के आसपास 45 म्यूचुअल फंड्स है सर। 45 है ना, 45 एएमसी है 45 currently। म्यूचुअल फंड्स और एक 1510 स्कीम और 35 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड Okay, ऑल ओवर। okay. ये 2021 का सितंबर का डेटा है। नंबर ऑफ फंड हाउसेस 45 है, इसमें से फेमस कुछ नाम मैंने बताया था, ठीक है। सेबी का जैसे कोटक एएमसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, एक्सिस एएमसी, डीएसपी, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे हैं, सब नाम दिया नहीं जा सकता, ठीक है। नंबर ऑफ स्कीम्स चलता है 1510, ठीक है, ये सब मैंने बताया था लास्ट दिन। निप्पॉन एएमसी, ये देखिए, ठीक है, निप्पॉन एएमसी, एसबीआई एएमसी, सबसे ज्यादा फंड चलता है निप्पॉन का, ठीक है। उसके बाद है एसबीआई का, उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रू का, ठीक है। इस तरह से मतलब जिसका जितना पैसा है भाई वो उतना फंड चला पाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। जिसके पास जितना फंड है वही ज्यादा से ज्यादा फंड चला पाएगा, और फंड मैनेजमेंट में भी वैसा लोग होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इक्विटी स्कीम पे आगे चलते हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि 2017 से पहले हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड था वो काफी क्योटिक था, और ये सर्कुलर ने पूरा खेल को बदल के रख दिया, जो सर्कुलर मैंने अभी आपको दिखाया। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वुड फ्लोट मेनी डिफरेंट स्कीम्स। पहले क्या होता था, वो अलग अलग डिफरेंट स्कीम को फ्लोट करता था विथ ओवरलैपिंग इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजीज। मतलब एक इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी के साथ दूसरा आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करता है। दिस फंड्स वुड ऑफन कंफ्यूज और मिसलीड इन्वेस्टर्स। और ये फंड हमेशा क्या होता था कि इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करता था, मिसलीड करता था, मतलब बोलता एक था, मतलब समझ में नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल एन एएमसी वुड रन अ लार्ज कैप फंड। मैं आपको समझाऊंगा कि ये लार्ज कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है। ऐसे जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास कर चुके हैं, उनको तो अच्छे से पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मुझे बताना चाहिए, मैं आज भी आपको फिर से बता दूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या फर्क है और डेफिनेशन क्या है इसका एज पर सेबी, ठीक है। तो दिस फंड्स वुड ऑफन कंफ्यूज और मिसलीड इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल एन एएमसी वुड रन अ लार्ज कैप फंड which by definition should predominantly have only large cap stock। अगर कोई फंड लार्ज कैप के कारण चल रहा है कि भाई ये फंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, तो फिर एएमसी को लार्ज कैप में ही डालना चाहिए। बट वास्तव में देखा जाता था एएमसी वुड स्टफ इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप में है बट स्मॉल कैप में भी पैसा लगा के रखा है, which as you can imagine bumps up the volatility, है ना, काफी ज्यादा, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं उनका नॉर्मली स्मॉल कैप की तरह, मतलब कंपेरेटिवली लार्ज कैप कंपनीज उतना वोलेटाइल नहीं होता। मार्केट जब मतलब बुलिश बियरिश अप एंड डाउन होता है, स्मॉल कैप भी अप एंड डाउन होता है और लार्ज कैप भी अप एंड डाउन होता है। बट जब आप स्मॉल कैप के साथ लार्ज कैप कंपनीज को कंपेयर करें तो लार्ज कैप कंपनीज या ब्लू चिप फंड्स भी बोलते हैं नॉर्मली, पॉपुलरली नोन एज ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। टॉप 10, टॉप 100 फंड्स को नॉर्मली रखा जाता है इसके अंदर। तो उसमें देखा जाता है कि उसका जो अप डाउन है या वोलेटिलिटी है वो कॉम्पेरेटिवली कम है, किसका, लार्ज कैप का। तो यहाँ पर बात है कि जब कंपनी बोल रहा है कि भाई मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर स्मॉल कैप में क्यों डाल रहा है। तो ये चक्कर था 2017 से पहले, अक्टूबर में ये सर्कुलर आने से पहले, which as you can imagine bumps up the volatility of the fund।
टिपिकल लार्ज कैप इन्वेस्टर, और देखिए सर इन्वेस्टर्स में भी अलग अलग है, आजकल तो यूट्यूब में टीवी में कितना ऐड भी आ रहा है स्मॉल केस वगैरह का, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब स्मॉल केस है तो स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का अलग देखो, जब लार्ज कैप है तो लार्ज कैप का अलग देखो। लेकिन अगर किसी का माइंड सेटअप ऐसा है कि भाई मैं तो लार्ज कैप इन्वेस्टर्स हूँ, वुड साइन अप फॉर मार्केट रिटर्न प्लस लोअर वोलेटिलिटी, है ना, तभी तो उसके माइंड में क्या चलता है कि मेरे को उतना वोलेटिलिटी नहीं लेना है भाई, मार्केट ज्यादा वोलेटिलिटी मुझे नहीं लेना है, तो मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी रिटर्न कम देगा बट आई एम हैप्पी विद दैट। यस, लार्ज कैप कंपनीज का रिटर्न कॉम्पेरेटिवली लो होता है, जो रिटर्न जो जनरेट होता है वो कॉम्पेरेटिवली लो होता है स्मॉल कैप, क्योंकि सिंपल बात है जो आज स्मॉल है उसका बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है ना, उसका चांसेस है, आज वो छोटा है तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी लार्ज हो चुका है उसका मार्केट ऑलरेडी, इसको हम लोग सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है, उसका मार्केट ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल में चल रहा है, स्टेबल हो चुका है, तभी तो वो लार्ज बना, तभी तो आज वो लार्ज बना। मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का कुछ बड़ा बड़ा लार्ज कैप कंपनी। सबसे पहले तो नाम लेना चाहिए, आप लोग मुझे बता सकते हो इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज कैप कंपनी कौन है जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है? हाँ, SBI, नहीं, HDFC, TCS, टीसीएस थोड़ा सा आसपास में गया, HDFC, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आज ITC, नहीं, टीसीएस SBI, सेकंड में, ICICI, टीसीएस सेकंड में आता है, Bajaj, फर्स्ट कौन है? नहीं रे बाबा, अरे भाई नाम सबसे बड़ा है तो नाम भी बड़ा ही होगा ना, थोड़ा सोचो। हिंदुस्तान इंदिरा, यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस। विशाल बड़ा कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ा कंपनी है, सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट में रिलायंस का है, रिलायंस, हाँ। वही तो मैं तब से बोले जा रहा हूँ। बोला मैं रिलायंस। हाँ आपने बोला था, हाँ बहुत ज्यादा साउंड हो रहा था इसलिए साउंड से सुनाई नहीं दिया, सॉरी। ये वो बोल रहा है वो बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दिया। रिलायंस का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल है, उसके साथ साथ टीसीएस सेकंड में है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे रेडी होता है, इसका एक कैलकुलेशन है, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैप, ठीक है। ये नोट्स भी आपको मैं शेयर करूंगा और अभी आगे आगे मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ठीक है। इन सिंपल अगर देखा जाए कि अगर आपका मार्केट में 10,000 शेयर हो, मतलब अगर आप मार्केट में 10,000 शेयर्स फ्लोट करते हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर अगर 10,000 है और लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर जो मार्केट में चल रहा है आपका, आप उससे उसको इंटू कर दो, आपके मार्केट कैपिटल पता चल जाएगा। तो सिंपल है, मानिए कि आपके पास 10,000 शेयर है जो मार्केट में आपका 10,000 शेयर्स अगर मार्केट में फ्लोट किया गया है और आपका मार्केट में लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर 100 है तो 10,000 इंटू 100 करके जितना होता है, ये इन सिंपल इसको मार्केट कैपिटल समझो आप, ठीक है, कि 10,000 इंटू 100 मतलब MC इक्वल्स टू N इंटू P, N फॉर दैट इज नंबर ऑफ जो भी आपका शेयर्स जो मार्केट में आपने डाला, और 100 मतलब जो शेयर्स का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, तो 10,000 इंटू 100 करके 10 लाख, ठीक है। इन सिंपल आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल्स में भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है अभी। मार्केट कैपिटल को अलग अलग वे में कैलकुलेट भी किया जाता है, प्रिसाइज इन सजेशंस, एफेक्ट्स द इंडेक्स, बहुत सारा रीजन होता है, मैं आपको इसको नोट शेयर करूंगा, ठीक है, आप बाद में एक बार इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। बट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट कैपिटल को अगर नॉर्मल नंबर से समझा जाए तो वो आप एक बार देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं आज के डेट में, 500 करोड़ का स्टॉक है, कंपनी अगर 500 करोड़ का कैपिटल लेके मार्केट में है, ठीक है, तो फिर वो स्मॉल कैप है, ठीक है, अप टू 500 करोड़, 500 करोड़। अगर कंपनी 500 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में है तो आप उसको मिड कैप स्टॉक बोल सकते हो, ठीक है। और अगर कंपनी 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है तो आप कंपनी को लार्ज कैप स्टॉक बोल सकते हो। और एक होता है मेगा मेगा ठीक है, मेगा कैप, ठीक है, वो बेसिकली जो कॉमन सेंस तो लग ही गया आपको, जो 20,000 के ऊपर जाएगा वो मेगा मेगा कैप है सर। जैसे बहुत सारे हैं इंडिया में कंपनीज विद मार्केट कैपिटल अबव 20,000 करोड़ और ऑफन टर्म्ड एज मेगा कैप स्टॉक्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारे देश में कैपिटल मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब कौन सा कंपनी कितना पैसा लेके मार्केट में बिजनेस कर रहा है, सिंपल बात है। सिंपल बात है कि भाई मेरा कितना कैपिटल मार्केट में फैला हुआ है, मेरे पास ऑथोरिटी कितना है और मैं कितना और मार्केट से उठा सकता हूँ, या कितना मार्केट में चल रहा है मेरा, ठीक है, जितना मेरा शेयर्स है, ठीक है। और उसके साथ ये सब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से समझा जाता है, ठीक है। तो इन सिंपल मैंने आपको अभी समझाया। सपोज आपके आप एक सिंपल सोचो, आप
से फॉर एग्जांपल आपको आज 5 लाख लेके मार्केट में आना है, ठीक है, 5 करोड़ लेके, लाख से क्या होगा आजकल, बड़ा बिजनेस करो थोड़ा सा। से फॉर एग्जांपल आपको 5 करोड़ लेके मार्केट में आना है, तो अगर मैं आपको पूछूं भाई आपके बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है, आप सिंपल बोलोगे भाई 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ कहाँ से ला रहे हो आप, आपको मानो कि अपने फ्रेंड्स ने दिया, पापा ने दिया, ठीक है, कि कोई भी आपको दिया, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कहीं से भी आप जुगाड़ किए, ठीक है। तो जो भी हो, आपने 5 करोड़ लेके बिजनेस करने के लिए सोचा, आपका बिजनेस का फंडा जो भी है उसके लिए 5 करोड़ आपको चाहिए, तो दिस 5 करोड़ योर कैपिटल। अब इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कंपनी के पास अगर 5 करोड़ है तो कंपनी क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे कंपनी सबसे पहले अपना फेस वैल्यू डिटरमाइन करता है। तो से फॉर एग्जांपल कंपनी का एक शेयर का वैल्यू मिनिमम 10 टका कर लेते हैं, 1 टका भी हो सकता है, इसका कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है, बट देखा जाता है नॉर्मली 1, 5, 10 इसके बीच में फेस वैल्यू घूमता फिरता है। ये अकाउंट्स का एक प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट है कि या तो आप फेस वैल्यू को 1 रखो, या तो 5 रखो, या तो 10 रखो, ठीक है, 10 रुपीज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। हर चीज का एक फेस होना चाहिए ना, तो वो फेस वैल्यू, सिंपल बात है। अब इसको लेके ज्यादा लॉजिक मत ढूंढिए, ठीक है, मतलब हर चीज का एक बेसिक दाम लगाना चाहिए ना भाई, कम से कम क्या दाम होना चाहिए, 10 टका, ठीक है, ठीक है। इट्स लाइक आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना चाहिए। तो अगर कोई 1 रुपी भी कर दे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कैपिटल, मार्केट प्राइस और ज्यादा होता है अगर कंपनी चलता रहता है तो। अगर कंपनी का प्राइस 10 टका से भी कम हो जाए, इसका मतलब सोचो कि वो फेस वैल्यू से भी नीचे, मतलब बहुत खतरनाक हालत में है। तो 5 करोड़ का अगर आप फेस वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाता है, कितना मिल जाएगा, 50 लाख। अब ये 50 लाख कंपनी का ऑथराइज शेयर होता है, सिंपल बात समझो, एकदम कॉमन सेंस लेमैन की लैंग्वेज में। अब ये कंपनी का जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो, उसके पास 5 करोड़ है, उस 5 करोड़ से वो मार्केट में शेयर को बेसिकली बेस बना के विथड्रॉल करेगा, सिंपल बात है। अब 50 लाख ऑथोरिटी है उसके पास, अब जितना वो इशू करेगा वो उसका इशूड बन जाएगा, और जितना उसको मिलेगा कंपनी को उसको सब्सक्राइब बोलेंगे, और जितना पे करेगा उसको पेड अप बोलेंगे, सिंपल। 50 लाख ऑथोरिटी है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल। फिर ऑथराइज से इशू करेगा, से फॉर एग्जांपल कंपनी को मन हुआ कि भाई पूरा कैपिटल अभी मार्केट में इशू नहीं करते, ठीक है, 50 लाख में से अभी 25 लाख इशू करते हैं, बाकी 25 लाख बाद में करेंगे, लेकिन कंपनी के पास ऑथोरिटी है, वो कर सकता है, ठीक है। तो अब ये 25 लाख मार्केट में फ्लोट करेगा, जितना सब्सक्रिप्शन होगा, नॉर्मली क्या है, अगर कंपनी अच्छा है तो पूरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। जब आईपीओ आता है देखिएगा, इसी तरह से कंपनी बोलता है कि इतना शेयर्स ला रहे कंपनी, और इतना लोग मतलब इतना दाम पे इसको मार्केट में दाम कर रहे हैं, वो दाम है, वो फेस वैल्यू नहीं है, उसका प्रीमियम प्राइस है, ठीक है। फेस वैल्यू होता है उसका, या तो 1, या तो 10, या तो 2, या तो 5, कुछ तो करेगा वो। अब ये 25 लाख सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन में जितना पेड होगा वो पेड अप हो जाएगा, और क्या, सिंपल है। तो समझ में आ गया ना। अब ये 25 लाख पेंडिंग है उसका, वो जब मर्जी उसको मार्केट में फ्लोट कर सकता है। तो अगर मानिए कि कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर 25 लाख मार्केट में चल रहा है, या 50 लाख मार्केट में चल रहा है, तो 50 लाख इंटू 10 रुपीज, ठीक है, तो कंपनी का कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 करोड़, 5 करोड़। सिंपल। काल मानिए कि फ्यूचर में टुमारो कोई कंपनी में अपना भागीदारी करना चाहता है, ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल। मानो कि आज ये बिजनेस 5 करोड़ का है, मानो कि शिवम, ये मानो कि मेरा স্যার बिजनेस है। স্ক্রিনটা শেয়ার করা নেই। ओहो, इतना देर बाद बोल रहे हो आप लोग, और मैं तब से क्या क्या दिखा जा रहा हूँ। मैं कितना सारा चीज लिखा जा, तब से बोलना चाहिए थोड़ा पहले। हाँ तो था, एक तो आगे बोल भी तो। স্যার আমি ভাবলাম আপনি লেখাচ্ছেন না, পরে পেনটা নাড়া দেখে বুঝলাম লিখছেন। আমি খেয়ালই করিনি কখন স্ক্রিনটা আমি সরিয়ে ফেলেছি, কোনো কারণে ক্লিক হয়ে গেছে। अच्छा, जो भी हो, मैं इतना देर से जो समझा रहा था आप लोगों को समझ में आ रहा था? यस सर। सबको समझ में आया ना? হ্যাঁ স্যার। नंदिनी বুঝতে পেরেছি এতক্ষণ যা বুঝিয়েছি? हाँ सर। अरे बाप रे, चलो मैं लिख के ही समझा रहा था सारा का सारा। ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मेगा कैप, ठीक है। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपके पास 50 लाख है और 10 रुपीज करके आप एक एक शेयर कर रहे हो, तो फिर 5 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन कल मानिए कि आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, जैसे मानो कि मेरा बिजनेस है और मैं बोलता हूँ कि मेरे को पैसा चाहिए, तो शिवम को अप्रोच किया, तो शिवम इन्वेस्ट करेगा, शिवम बोल। आज मेरा 5 करोड़ का यस वैल्यू है, सर। ठीक है, टुडे मेरा वैल्यूएशन है 5 करोड़ का।
कल मैं शिवम को अप्रोच किया, शिवम मेरा सार्क बन रहा है, ठीक है। शिवम मेरे को खाने आ रहा है, तो मेरे को चाहिए पैसा बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। आई नीड मनी, आई नीड कैपिटल। तो शिवम को मैंने अप्रोच किया, तो शिवम को मैं बोला कि मेरे 5 करोड़ है, मैं और 5 करोड़ चाहता हूँ, और बदले में मैं शिवम को 10% स्टेक देना चाहता हूँ, ठीक है, 10%। शिवम अगर एग्री करता है कोई बात नहीं, तो अभी अभी कंपनी का वैल्यूएशन कैसा दिखेगा? 5 करोड़ का वैल्यूएशन अगर 10% है, सिंपल है, तो 100% का वैल्यूएशन कितना होगा बताइए? 50 करोड़। 50 करोड़। समझ में आ गया ना? इस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन ग्रो करता है, सिंपल तरीके से। अगर 5 करोड़ के लिए मैं शिवम को 10% स्टेक देना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 10% का वैल्यूएशन है 5 करोड़। अब वो फिजिबिलिटी देखना पड़ता है कि क्या सच में 5 करोड़ के बदले 10% होगा, नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट वो शिवम को देखने की शिवम 5 करोड़ लगा के कितना कमा सकता है मेरे बिजनेस से, दैट इज फुल्ली अप टू शिवम एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। बट कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि इफ शिवम एग्री विथ 10% स्टेक एंड 5 करोड़ के लिए, तो मेरा बिजनेस का भी न्यू वैल्यूएशन बन गया 50 करोड़। ये वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटल इज डिफरेंट। ओके, मार्केट कैपिटल मतलब जो मार्केट में अभी फ्लोटिंग चल रहा है, आउटस्टैंडिंग है बिजनेस में, जिसको लोग विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जिसमें लोग सब्सक्रिप्शन कर रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मार्केट कैपिटल। तो ये इन सिंपल मार्केट कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। अब ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इक्विटी स्कीम समझना है, बट इतना मैं आपको समझा दिया कि हमारे देश में जो कैपिटलाइजेशन के बेसिस में जो कंपनीज चलते हैं, उसमें अगर स्मॉल कैप है तो 500 करोड़ का कॉन्सेप्ट चलता है, अप टू 500 करोड़ का बिजनेस है तो वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाएगा। अगर बिजनेस 500 से 7000 करोड़ के बीच में है तो मिड कैप के अंदर आ जाएगा। अगर बिजनेस 7000 करोड़ से अगर बिजनेस 7000 से 20000 करोड़ रीच कर रहा है, लार्ज कैप। और अगर 20 क्रॉस करके कोई कंपनी का कैपिटल जा रहा है तो वो मेगा कैप कंपनीज के नाम पे चलता है। जैसे कि देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मनी कंट्रोल में एक लिस्ट मैं देखा था बहुत बार। यस, मनी कंट्रोल काफ़ी अपडेटेड एक साइट है, आप लोग फॉलो कर सकते हो इसको। ये देखिए, ये रिसेंट एकदम एकदम करेंट डेटा है, उसके हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट लुक हियर, आपको दिखे देगा, आप जूम कर सकते हैं मोबाइल में। रिलायंस सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? कंपनी का नाम टॉप 100 है इसमें, ठीक है। रिलायंस का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है, और रिलायंस का मार्केट कैपिटल है समथिंग लाख करोड़ तो होगा ही, 16,39,714, 16 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा है ना जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ? ये सर जूम करके दिख रहा है, कर लिया स्क्रीन पे। ठीक है, टीसीएस सेकंड में आता है, वो 14 लाख 3,716 करोड़। एचडीएफसी बैंक उसके बाद काफी पीछे है, 8,38,529 करोड़। इन्फोसिस उसके बाद 7,17,994। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाद सुमित ने कहा था 5,43,225 करोड़। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 5,20,000, एसबीआई इज 4,60,000, एचडीएफसी मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बैंक नहीं, 4,42,000, बजाज फाइनेंस 4,24,000, भारतीय एयरटेल 3,98,000, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, नहीं कोटक महिंद्रा, ठीक है, 3,62,000, आई थिंक बैंक ही है ये। अदानी ग्रीन एनर्जी 3,19,000, एचसीएल टेक्नोलॉजी 3,16,000। इस तरह से आपको पूरा लिस्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कंपनी है। तो ये सभी आपको समझ में आ रहा है कि मेगा है, ये 20,000 करोड़ से ज्यादा ही है। डेफिनेशन वाइज देखो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा ही है। एल&टी सबसे नीचे है 47,000 करोड़ का, ठीक है। भारत इलेक्ट्रिकल 48,000। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि दीज आर बेसिकली मेगा, है ना, दीज आर मेगा, जो लार्ज कैप से भी ऊपर है, ठीक है। तो काफी स्टेबल होता है नॉर्मली, जब कोई कंपनी लार्ज कैप होता है ना, उसका बिजनेस नॉर्मली काफी स्टेबल होता है, और जो फंड बनाया जाता है, जो म्यूचुअल फंड वहां से बनता है, वो म्यूचुअल फंड भी काफी स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब वोलेटिलिटी हो सकता है, बट वोलेटिलिटी कंट्रोलिंग रहता है, मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन स्मॉल कैप या मिड कैप से तो कम ही होगा, मतलब देखा गया है अभी तक का जो अप्रोच है। तो अभी आगे मैं बात करता हूँ। तो इस टाइम पे ये केओटिक क्यों था, समझ में आ रहा है ना, कि कंपनी बोलता था लार्ज कैप,
लेकिन साथ में स्मॉल कैप को भी घुसा देता था, और उसका कोई प्रॉपर मतलब मॉनिटरिंग नहीं होता था, और डेफिनेशन वाइज भी काफी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो कुछ अलग अलग प्रॉब्लम था जिसको डेफिनेशन वाइज अक्टूबर 2017 में सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया। दिस प्रॉब्लम एग्जिस्टेड मेनली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर म्यूचुअल फंड क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशंस। आप समझ रहे हो ना? तो उसके बारे में बाद में सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया, जिसके लिए मैंने आपको ये सर्कुलर दिखाया। आप अगर सर्कुलर में जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में बोला है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स प्रिपेयर्ड बाय AMFI, मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इन दिस रिगार्ड एंड AMFI वुड एडहेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर पूरा चीज डिटेल्स में बोला है, आप चाहो तो एक बार जरूर देखें। ठीक है, ये देखिए सेक्टोरल, थीमेटिक फंड, ELSS, ठीक है, इक्विटी, डेब्ट, सब कुछ अलग अलग करके यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैं आपको आगे आगे और इसके बारे में बात करता हूँ। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना कि 2017 में क्या रिवोल्यूशन आ गया? मतलब कंपनी एक तरह से मार्केटिंग कर लेता था। ठीक है, और पहले तो ऐसे भी था, आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इतना फास्ट बोलता था कि लोगों को समझ नहीं आता था, बट बाद में सेबी ने एकदम क्लियरली बोला, भाई इतना ऐसे लूटना नहीं है किसी को, अच्छे से बोलो, मार्केट में रिस्क है, अच्छे से बोलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट, ऐसा नहीं। अभी क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और भी धीरे बोलता होगा शायद, हाँ बोलता है ना धीरे आजकल पहले से। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलिए ना। हाँ सर। है सर। Okay. अब देखिए कि अलग अलग जो डेफिनेशन दिया है उसके बारे में क्या बोला। मल्टीपल फंड्स, an AMC would launch numerous funds with similar investment objectives. For instance, it was common for an AMC to have multiple large cap or mid cap schemes. ठीक है, मल्टीपल लार्ज कैप फंड भी होगा उसके पास, मिड कैप स्कीम्स भी होगा उसके पास, while all these funds had the same investment objectives. The distinction between the funds was not too clear. ये प्रॉब्लम था। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सुधारा गया। लैक ऑफ डेफिनेशंस, while an AMC would title their scheme as a large or mid cap, it would contain stock from other market capitalizations. एक तरफ बोलता था लार्ज कैप या मिड कैप, लेकिन उसमें स्मॉल भी घुसा देता था। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑकर्ड बिकॉज देयर was no formal definition of market capitalizations, जिसको बाद में सुधारा गया। Portfolio compositions, the mutual fund scheme lacked a clear definition in terms of portfolio compositions. For instance, the portfolio of a mid cap is expected to hold mid cap stocks, but it was common to fund with a large portion of small cap. मतलब मिड कैप में मिड कैप की जगह स्मॉल कैप होता था, जो वास्तव में देखा गया है, बाद में सेबी ने भी देखा ये सब चीजें। तो AMC को भी प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं मिलता था, बोलता कुछ और था और होता कुछ और था। तो इसीलिए वो रिस्की भी काफी था, लेकिन ये रिस्क को भी हटाया गया। दिस प्रॉब्लम्स लेड टू सीरीज ऑफ अदर इश्यूज। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स वाज विद बेंचमार्किंग ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता था? बेंचमार्किंग मतलब आप कंपैरिजन कैसे करोगे, है ना? दो लार्ज कैप को अलग अलग फंड कंपनीज का बेंचमार्क कैसे देखोगे? इंडेक्स के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब बेंचमार्किंग क्या होता है? नॉर्मली निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ बेंचमार्क किया जाता है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म किया कि निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, मतलब अगर आपका फर्म, मतलब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड अगर निफ्टी 50 को क्रॉस करके अच्छा करे, इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो लार्ज कैप फंड इज बेंचमार्क अगेंस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स, है ना? अगर निफ्टी 50 से भी इक्विटी में जो निफ्टी 50 होता है, जो NSE के अंदर मतलब बेसिकली बनाया जाता है, जिसमें टॉप लार्ज कैप 50 स्टॉक्स NSE के अंदर होता है सर, अगर कोई कंपनी का फंड उससे बेहतर परफॉर्म करे तो फिर फंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें फंड मैनेजर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे कि ये एक फंड है, इसमें काफी लोग इन्वेस्टमेंट किया है मेरा जान पहचान में। ठीक है, ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जिसमें सुमित भी है और भी काफी सारे हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। ये फंड बहुत अच्छा, और रिसेंटली किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उनका अच्छा नहीं चल रहा है, बट पॉइंट इज दैट कि अभी थोड़ा इनका मार्केट। हाँ, शिवम का है ना? हाँ बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, मेरा भी सर इसी में। अच्छा वही। ठीक है, पराग पारेख फ्लेक्सी फंड्स, ये फंड 35% 40% तक भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो दैट्स वेरी गुड, है ना? 40% जनरेट ईयर ऑन ईयर अगर CAGR है किसी का स्टॉक मतलब फंड का, तो इसका मतलब ये बेंचमार्किंग वाइज अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इक्विटी से अच्छा परफॉर्म, मतलब इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका पूरा डिटेल्स में लास्ट वीक पढ़ाया था। ठीक है,
सो इट्स लाइक दैट कि आप अगर प्रॉपर वे में फंड में क्या चल रहा है अगर आपको ये ना पता चले तो फिर आप उसको कंपेयर भी नहीं कर पाओगे। जैसे निफ्टी 50 के साथ कंपैरिजंस में भी आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ वी हैव ए प्रॉब्लम इफ ए फंड विद ए स्मॉल कैप फंड्स गेट लिस्टेड डिस्गाइज्ड एज ए लार्ज कैप। मतलब एक फंड है जो स्मॉल कैप है लेकिन उसको लार्ज कैप बोल के चला जा रहा है एंड गेट्स बेंचमार्क्ड अगेंस्ट ए लार्ज कैप इंडेक्स। द परफॉर्मेंस ऑफ सच लार्ज कैप फंड इज बाउंड टू गेट स्क्यूड एंड ऑफर्स एन अबनॉर्मल पॉजिटिव रिटर्न ऑफ एन मिसलीडिंग। मतलब देखो कभी भी एक लार्ज कैप फंड ना बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता, ये कॉमन सेंस है क्योंकि लार्ज कैप है, स्टेबल है उसका मार्केट। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक में आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा या टीसीएस के शेयर्स में कि वो अचानक से बहुत ज्यादा एकदम मल्टी बैगर हो गया, ऐसा नहीं होता। मल्टी बैगर नहीं बनता ये लोग। ठीक है, ये लोगों का स्टॉक ना एक लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ लेता है। आप लोग जो लोग मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में, वो लोग जरूर ये चीज देखे होंगे। ठीक है, इनका एक पैटर्न होता है ग्रोथ का, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अचानक। और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अचानक आया स्मॉल कैप फंड्स, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, मार्केट में बहुत अचानक से प्रॉफिट कर लिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई लार्ज कैप फंड्स स्मॉल कैप की तरह रिटर्न दिखा रहे हैं तो ये तो मिसलीड कर दिया। एबनॉर्मल पॉजिटिव रिटर्न कोई मतलब नहीं है, आपको गलत दिशा में लेके जाएगा। ये इन्वेस्टर को मिसलीड करता है। भले ही सुनने में अच्छा लगता है कि फंड अच्छा रिटर्न दिया है, बट बात रिटर्न का नहीं है, बात सच्चाई का है। ठीक है भाई, कौन से फंड में क्या रिटर्न है। लार्ज कैप बोल के स्मॉल कैप मत दिखाओ या स्मॉल कैप बोल के लार्ज कैप मत दिखाओ। ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को सुधारा गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो सर्कुलर क्लियरली डिफाइंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक which naturally solved a few legacy issues in mutual fund world. As per the definition, large cap stock first to 100 company in terms of full market capitalizations, mid cap में 100 से 250th company in terms of full market and small cap में 250th company onwards। मतलब 250 कंपनी के बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन चलेगा, जैसे कि आपको मैं पहले ही बोल दिया कि क्या क्या प्राइस मतलब मार्केट कैपिटल लेवल होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बोला। तो with this formal definition there is no longer ambiguity on the market capitalizations and the AMC were now forced to comply with the definition। अब आजकल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ये सब चीज फॉलो करना पड़ता है। फर्दर सेबी मैंडेट किया, सेबी मैंडेटेड दैट AMC कैन हैव ओनली वन स्कीम इन एनी कैटेगरी एक्सेप्ट थीमेटिक। कुछ थीम बेस्ड होता है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। थीम बेस्ड फंड होता है जिसमें अलग अलग थीम बना के काम करते हैं। इंडेक्स फंड, थीमेटिक फंड एंड फंड ऑफ फंड छोड़ के मतलब एक स्कीम से ज्यादा अलग स्कीम में नहीं दिखा सकते। थीम फंड में होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग थीम में वो इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंट। मतलब आप पहले ही बोल रहे हो कि ये थीम बेस्ड है, हम अलग अलग थीम में इन्वेस्ट करेंगे। थीम बेस्ड या इंडेक्स फंड में आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट नॉर्मल जो फंड होता है उसमें या फिर फंड ऑफ फंड में भी कर सकते हो, बट बाकी अगर इक्विटी स्कीम है तो ओनली वन स्कीम इन वन कैटेगरी। ठीक है, एक साथ 10-12 कैटेगरी में नहीं कर सकते। दिस मैंडेट पुट ए स्टॉप एम्स ऑफरिंग बुके ऑफ स्कीम विद ओवरलैपिंग इन्वेस्टमेंट थीसिस। मतलब एकदम बुके की तरह भाई ये है वो है, इतना नहीं कर सकते। टू मेक थिंग्स क्लियर, SEBI defined the portfolio composition as well. To put this context, post the circular, if an AMC were to run a large cap fund, then SEBI not only defined what large cap is, but also set the minimum number of large cap stocks in terms of percentage in the fund should hold in its portfolio. ये भी वो क्लियर कट करता है कि भाई कितना लार्ज कैप फंड आप होल्ड कर सकते हो। Anyway, let us jump to the different mutual fund categories and subcategories and start exploring them. The idea there is to understand these categories and invest in them based on our financial situation in life। अब आगे क्या करना है, हमें अलग अलग फंड को चूज करना है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में फील करना है। चलो देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड यूनिवर्स में पहुंच रहे धीरे धीरे। ठीक है, म्यूचुअल फंड यूनिवर्स मैं आपको पहले भी दिखाया, जैसे कोटक AMC में आपको पहले मतलब स्टार्टिंग में क्लास के आज स्टार्टिंग में दिखाया। प्राइमरीली देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरी। अगर आप प्राइमरी कैटेगरी ढूंढोगे तो म्यूचुअल फंड का मेन 5 कैटेगरी होता है, अंडर विच देयर आर मेनी डिफरेंट कैटेगरी। थिंक ऑफ देम एज ए कैटेगरी, सब कैटेगरी, वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे सब कैटेगरी बोल के कुछ होता नहीं है, बट टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये वर्ड यूज किया। हियर आर द मेन कैटेगरीज जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम्स। अब आपको मैं दिखाता हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। देखिए कितना कैटेगरीज बनता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसीलिए बोलते हैं ना बैलेंस्ड करके चलिए। म्यूचुअल फंड बैलेंस करके इन्वेस्ट करता है। बहुत जगह में से कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ अगर सिर्फ इक्विटी है, अगर आप इक्विटी के अंदर ही देखते हो, देखिए यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड,
डिविडेंड यील्ड, जहाँ से डिविडेंड अच्छा आता है, मतलब ऐसे कंपनी जैसे कि आईटीसी, आपका कोल इंडिया, ऐसे कंपनीज। वैल्यू और कॉन्ट्रा, सर ये कैसा जानते हैं वैल्यू कॉन्ट्रा? सर वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड ऐसे होते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक, मतलब जिसके तरफ किसी का नजर नहीं है या फिर काफी अंडर परफॉर्मर है, लेकिन पता नहीं थोड़ा परफॉर्मेंस फिर से वापस आ जाए, ऐसे कुछ कुछ होता है ना। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो, ठीक है, जैसे एक सिंपल बात करता हूँ मैं आपको, 1983 वर्ल्ड कप, मेरा तब जन्म नहीं हुआ था बट 1983 वर्ल्ड कप में कोई नहीं सोचा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप का बात कर रहा हूँ, कोई नहीं सोचा था कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, और वो भी वेस्ट इंडीज जैसे टीम को लगातार, जो दो दो बार मतलब वर्ल्ड चैंपियन है, 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, उसको हरा के इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो बेसिकली भारत क्या कर लिया, भारत बेसिकली अंडर परफॉर्मेंस से परफॉर्मर बन गया। आपको बात समझ में आ गया? हेलो, आपको बात, हाँ बात समझ में आ रहा है ना? हाँ तो हाँ ये वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड हो ना, ऐसे फंड होते हैं, इसमें काफी रिसर्च करना पड़ता है, मतलब फंड मैनेजर को, ठीक है। जो फंड मैनेजर वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ना, आपको ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इतना सोचोगे, अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों, आप इक्विटी में करो, ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरा फंड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह का चल रहा है, और ऐसे आप लोग आगे आगे एनालिस्ट बन रहे हो तो यू मस्ट नो, ठीक है। बट एज एन इन्वेस्टर्स ज्यादा दिमाग खाने का जरूरत नहीं है भाई, ठीक है फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एज एन इन्वेस्टर नॉर्मल इतना लोग सोच लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग एनालिस्ट बनोगे, एडवाइजर बनोगे, तो आप लोगों को जानना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट चलता है। तो वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड कुछ ऐसा फंड होते हैं जो बेसिकली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इट्स वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की, बिकॉज पता नहीं जैसे कल अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत जाए कैसा होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है, ऐसा बात है। सेक्टर, सेक्टर वाइज मतलब आप समझ ही सकते हो, अलग अलग जो कंपनी वाइज जो सेक्टर है, ठीक है, आईटी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, अलग अलग, ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर है, मैं आगे आगे बात करूंगा। ये लेसेस जो है सर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, ठीक है, ये टैक्स सेवर स्कीम्स में आता है। फ्लेक्सी कैप, ठीक है, जिसके बारे में मैं तब से चर्चा करे जा रहा हूँ, ये लास्ट दिन भी मैंने इसी के बारे में चर्चा किया था, ये पराग पारिक का वेरी फेमस स्टॉक, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। सुमित का कितना है सुमित, 26 ना सुमित का रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर? হ্যাঁ 26, কিন্তু এর থেকেও বেশি দাদা আমার আছে আদিত্য বিড়লা সানলাইট 35। अरे बाप रे, कंग्रेचुलेशन भाई, 35 আর म्यूचुअल একটা फंड। আর একটা আছে আইসিআইসিআই তোমার, মিউচুয়াল ফান্ডেরও একটা টাইমিং আছে এন্ট্রি করার ঠিক আছে। আরেকখান আছে ऑब्वियसली। তোমার আইসিআইসিআই মিড ক্যাপে আছে, ওটাতে মনে হয় আছে, ওটাতে আরো বেশি আছে 38% কাছাকাছি। चलो अच्छा আর है, ছ সাত पेशेंस के খানা साथ, हाँ এসআইপি, सुमित का एक चीज है कि पेशेंस के साथ म्यूचुअल फंड में टिका रहता है, इसलिए ছ म्यूचुअल সাতখানা এসআইপি चलছে আমার। यस, और भी है तेरे जैसा, और भी 2 4 लोग हैं जो काफी अच्छा करता है। चलो खुश रहना अच्छा है, बट टेकिंग विद कॉन्फिडेंस। तो जैसे ये देख सकते हो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, तो ये फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है, ऐसा ही ये फ्लेक्सी कैप, मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाया था, ये फ्लेक्सी कैप इसलिए है बिकॉज यहाँ पर इंडियन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है और इसके साथ साथ फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये जो फंड है ये गूगल में भी इन्वेस्ट किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो इंडियन मार्केट में नहीं है रे बाबा, ये तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है, ठीक है। अमेजन में भी इन्वेस्टमेंट है इसका, मेटा में मतलब फेसबुक में भी इन्वेस्टमेंट है, सुजुकी मोटर कॉर्प में भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एडीआर के थ्रू से, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट्स के थ्रू से, ठीक है। सो इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी इसका है। तो ये फंड अच्छा खासा ग्रोथ दिया है फ्लेक्सी कैप फंड के नाम पे, ठीक है। इसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ भी मैंने लास्ट वीक बताया था आप लोगों को कि जो लोग 2013 से है, मतलब सिंस इंसेप्शन। হ্যালো, हाँ बोलो। বলছে পারাক পারিকের আগে ছিল, নাম ছিল হচ্ছে পারাক পারিক লং টার্ম ইকুইটি ফান্ড, ঠিক इस नाम আছে। पे था, नाम এবার चेंज হ্যাঁ, कर এই লার্জ লার্জ ক্যাপ আর মিড ক্যাপ অনেকগুলো ফ্ল্যাপ চেঞ্জ করে দিয়েছে, যার ফলে অনেক মিড ক্যাপ হচ্ছে তোমার লার্জ ক্যাপ হয়ে গেছে, অনেক স্মল ক্যাপ মিড ক্যাপ হয়ে গেছে। তো এবার তারপরে এরা বেসিক্যালি নামটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড, फ्लेक्सी कैप कर दिया, নতুন ফান্ড। एग्जैक्टली मतलब नाम देखो भाई, मतलब ये बेसिकली किसी को गुमराह नहीं कर सकता ना, क्योंकि सेबी का सर्कुलर आ गया, ठीक है, सेबी का सर्कुलर आ गया, अब आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते, अब लार्ज कैप बोल के स्मॉल कैप नहीं कर सकते। अगर आप बोल रहे हो फ्लेक्सी कैप तो ठीक है भाई, फ्लेक्सी कैप, हाँ मेरा पैसा फ्लेक्सिबल है, इधर उधर कर सकता हूँ मैं, अगर किसी को पसंद है तो आओ और नहीं पसंद है तो मत आओ, लेकिन रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करके दिया है। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर,
ठीक है, लुक किया निफ्टी 15% किया है मार्च 2024-2013 से, इसका 20% रिटर्न है। निफ्टी 33% किया है जनवरी 29 से लेकर जनवरी 31 2022 तक, इसका 38% रिटर्न है। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा जिसका इन्वेस्टमेंट होता है या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस सीट मिलता है। निफ्टी 19% दिया है तो ये 27% दिया है, और लेटेस्ट जो है 5 साल में निफ्टी 16.47 दिया है तो ये 21.57। मतलब ये अपना फंड को ऐसे ऐसे जगह में इन्वेस्ट करके रखा, ऐसे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा, जिसके लिए आपको इक्विटी का भी नॉलेज होने से अच्छा रहता है। जो स्टॉक मार्केट सीखते हैं उनको और समझ में आ जाता है। आईटीसी है, बजाज है, एक्सिस बैंक है, हीरो मोटोकॉर्प है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एकदम ये तो मोनोपोली बिजनेस है इसका। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड, सेंट्रल डिपोजिटरी, इसका भी मोनोपोली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मतलब आपका जो कमोडिटी मार्केट का जो है, मोतीलाल ओसवाल काफी फेमस कंपनी है सर ब्रोकिंग में। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, कैडिला हेल्थ केयर, ऐसे फेमस फेमस कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्मॉल कैप लार्ज कैप मिला जुला के डिफरेंट सेगमेंट्स में है, और इसलिए नाम है फ्लेक्सी कैप। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इकोसिस्टम जो फंड बनाने का, तो इक्विटी के अंदर ही इतना वैरायटीज है, तो म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा स्कोप है। आप अपना पैसे को इक्विटी में डायरेक्ट, जिनको इन्वेस्ट करना नॉलेज है करो, साथ में कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी अगर अच्छा फंड मिल जाए तो लगा देना, क्या प्रॉब्लम है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉलेज लेके करो, आप अच्छा गेन करोगे। और पेशेंस, हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस ही है हर चीज में आपको बड़ा बनाएगा। इवन जो T20 क्रिकेट भी खेलते हैं ना, उनको भी पेशेंस चाहिए होता है। लोगों को लगता है टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस चाहिए। হ্যালো, हाँ बोलो। আমার তো প্রথম নিপন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড যেটা ছিল, মানে রিলায়েন্স, ওটা তো তোমার লকডাউনে পুরো নেগেটিভ হয়ে গেছে। কিন্তু ওটা তো ডাইরেক্ট অটো পে মোডটা করা রয়েছে, ব্যাংক থেকে টাকা কেটে নেয়। এখন দেখি মোটামুটি ওটাই ডবলের কাছে হয়ে গেছে। মানে এই পোস্ট অফিস বা ব্যাংকও 3-4 বছরে ডবল হবে না। एग्जैक्टली तो वही पेशेंस के साथ अगर आप टिके रहोगे, ये म्यूचुअल फंड में सक्सेस पाने का बहुत बड़ा राज है। मतलब एज ए एडवाइजर भी आप हमेशा अपने क्लाइंट को भी वही बताइएगा, और जब आप खुद इन्वेस्टर बनोगे आपके मन में भी ऐसा होना चाहिए। अगर आपको मैं डेब्ट मार्केट का बात करूं, जब डेब्ट होते हैं उसका भी कितना वेराइटीज आप देखिए। मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, ओवरनाइट, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनामिक बॉन्ड। मैं डेब्ट मार्केट जब डिटेल्स बताऊंगा तब बताऊंगा ये सब चीजें। कॉर्पोरेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग एंड पीएसयू, गिल्ड फंड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 80% इन्वेस्ट होता है गिल्ड फंड। ठीक है, गिल्ड 10 ईयर ड्यूरेशन मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म, फ्लोटर। हाइब्रिड में देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड हाइब्रिड, डायनामिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस्ड फंड, मल्टी एसेट, आर्बिट्रेज, इक्विटी सेविंग्स। सॉल्यूशंस में चिल्ड्रंस फंड्स, रिटायरमेंट फंड, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड। दिमाग खराब करने वाला, मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड में कितना सारा, सिर्फ नॉर्मल ये प्राइमरी कैटेगरी है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ ये प्राइमरी लेवल में कैटेगरी है, और सब कैटेगरी के साथ ऐसे मेन कैटेगरी 5 है, बट उसके अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो फंड पढ़ के पहचानिएगा जरूर, ठीक है, कि ये फंड क्या है, क्या काम कर सकता है। टू बिगिन विथ वी विल फोकस ऑन इक्विटी एज ए कैटेगरी। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग का आज का क्लास इक्विटी में फोकस्ड है, तो इक्विटी की भी बात करते हैं। एज पर सेबी सर्कुलर, an AMC is supposed to run only one scheme as per category. For example, an AMC can have only one large cap, one mid cap, one small cap, and so on and so forth. However, under equity, an AMC can have multiple sectoral funds. मल्टीपल सेक्टोरल फंड्स वो यूज कर सकते हैं। अब इक्विटी कैटेगरी को थोड़ा और समझिए। इक्विटी कैटेगरी इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी। क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, और थोड़ा सावधानी भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का भी जिनका शौक होता है, वो रिटेल पार्टिसिपेशंस में बड़ा फोकस करता है, और उनको लगता है कि ठीक है भाई, कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी कर देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। As the name suggests, the schemes under the equity category invest in listed company shares. As you are aware, there are many different styles of investment in the market, जो मैं आपको अभी बताया। A few of these popular styles have been picked and formally inducted into equity category. As you can see from the image above, अभी मैंने आपको दिखाया 11 different subcategories within the equity category. Each of these categories is a different style of investing in the market, and they all differ in their risk and reward characteristics.
सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। However, the general philosophy of investing in an equity scheme remains the same, that is generate wealth. सबके मन में एक ही बात है, क्योंकि इक्विटी में रिटर्न ज्यादा है, रिस्क भी हाई है। What differs across these categories is essentially the timeline of this wealth generation. क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंट पॉइंट है वो है टाइमलाइन, मतलब अलग अलग टाइम पे वेल्थ जनरेट होता है। एंड आई लाइक टू मेंशन द रिस्क एंड रिवॉर्ड। मतलब देखिए, जैसे आप समय के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ओवर द इयर्स थैंक्स टू द प्रोफेशंस। जो लोग इस प्रोफेशंस के साथ होते हैं, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मेनी पीपल। मतलब ये देखा गया है कि जो भी लोग मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं, वन थिंग दैट आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस दैट इन मोस्ट ऑफ देम अप्रोच म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एटलीस्ट इन इक्विटी फंड्स, मतलब ज्यादातर लोग, क्योंकि उसमें रिटर्न ज्यादा है विथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिटर्न होगा। Some even go to the extent of looking at mutual funds as a proxy of direct stock investing. कोई तो इक्विटी इन्वेस्टिंग को स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरह सोचते हैं, जैसे कि वो डायरेक्ट स्टॉक परचेस कर रहे हैं। They almost have a trading attitude with their funds. मतलब आज खरीदते हैं कल बेच देते हैं। Such an approach of mutual fund investing can have dangerous consequence for your capital. कभी ना कीजिए। जो भी करने का सोचता है ना, उन्हें भी मना कीजिए। कभी कभी अच्छा हो जाता है उनके लिए, बट लॉन्ग टर्म में या कभी मुश्किल में भी डाल सकता है और आपका पूरा कैपिटल खत्म भी कर सकता है। मतलब म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मत लाइए। अगर आपको म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में सक्सेसफुल बनना है तो चुपचाप पेशेंस के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठे रहिए, ठीक है। नेगेटिव होगा, जैसे कि अभी सुमित ने बताया, नेगेटिव होगा लेकिन फिर से पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि देखिए इक्विटी है। इक्विटी मार्केट में हमेशा बिजनेस के साथ एक अप्रोच लेके आते हैं और उसका बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका मार्केट में क्या हालत होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी, जैसे मानिए कि अगर कोई कंपनी आज के डेट में पेटीएम में पैसा लगा के बसा है, ठीक है, पेटीएम में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है सर, ठीक है। अगर मानिए कि म्यूचुअल फंड में पेटीएम का इन्वेस्टमेंट है, पेटीएम में इन्वेस्ट है, तो अगर पेटीएम का अगर करंट आप सिचुएशन देखोगे लॉस मेकिंग हालत में है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, पेटीएम 2025 ऑनवर्ड्स प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर उस टाइम पे अगर आपका जो फंड है वो मानिए कि पेटीएम जैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपका फंड भी ग्रोथ देगा। आपको बात समझ में आ रहा है ना? तो इस इक्विटी सेगमेंट में ना आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आप ट्रेडिंग मानसिकता के साथ आप कभी इसमें अंदर नहीं आई है, मत आइए। चाहे आप एडवाइजर करो किसी को, चाहे आप खुद के लिए सोच रहे हो, नो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आर नॉट ए सोल्यूशन फॉर योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, ठीक है, कभी नहीं। ये कभी भी आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट शॉर्ट टर्म क्यों नहीं, ठीक है, व्हाई नॉट शॉर्ट टर्म, ये बड़ा सवाल है। One of the common follow-up question is why not consider equity mutual fund for short-term investment? Well, there have been instances where short-term mutual fund return have swelled. It requires a great amount of market study to figure and time this. Now, if you as a common man investing in market can time the market, then why invest in mutual fund at all? अगर आपको इतना नॉलेज है मार्केट का, तो फिर म्यूचुअल फंड में क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो आप मार्केट में कीजिए। जैसे मानिए कि रिसेंटली काफ़ी सारे लोग मार्केट से अच्छा कमाया होगा, जैसे रिसेंट जो लोग अदानी विल्मर में इन्वेस्ट किया, आप लोगों में से किसी का है अदानी विल्मर? मेरे को गेन हुआ है, लेकिन और भी लोगों को गेन हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे ग्रुप में जो लोग हैं स्टॉक मार्केट ग्रुप में, मैं उनको बोला था और काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जाना बाबा, ये क्या बीच में आ जाता है कई बार। अब जाके क्या, जैसे मैंने जिसका इक्विटी का नॉलेज है और रिसेंट ट्रेंड में वो अदानी को एनालिसिस किया था और अदानी में इन्वेस्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5 दिन हार्डली हुआ है। थोड़ा सा अभी जो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जो लोग शॉर्ट टर्म गोल में किया था ना, वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसलिए आप देख सकते हो ये थोड़ा डाउनग्रेड है, ठीक है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं अभी भी बोलूंगा, ठीक है। थोड़ा और गिरने दो तो और अच्छा है परचेज करने के लिए। जस्ट लुक एट 1 वीक में इसका क्या हालत हुआ है, जस्ट एक हफ्ता में ये स्टॉक 230 के आसपास में आया था, 230 में, और ये स्टॉक विद इन 3-4 डेज ये स्टॉक 400 समथिंग में ये रीच किया था, 400 के आसपास, 390 के आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 390 400 रीच कर दिया था, ठीक है, विद इन 2-3 डेज में। तो जिनको शॉर्ट टर्म गोल था, ठीक है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ में आया था, सबको पता था कि ये गेन देगा और अच्छा गेन दिया,
और फिर आराम से वो निकल गया। ठीक है, और एक कंपनी का नाम बताता हूँ आपको, मान्यवर। क्या स्टॉक का नाम है मान्यवर का? मान्यवर का नाम मान्यवर नहीं है, कोई बता सकते हैं मुझे? वेदांत फैशन है ना, वेदांत फैशन। এসব ছাড়ো, তুমি আর একখানা স্টক বলছি ওটা খুলে দেখো, ডিভিয়ানি ইন্টারন্যাশনাল। देवयानी वो थोड़ा पुराना बात है, मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ। आई नो, আচ্ছা রিসেন্ট। ठीक है मैं बस ये रिसेंट बात कर रहा हूँ, ये जो 2-3 दिन पहले ही आया है। ये देखो, ये थोड़ा सा प्रॉफिट के साथ लिस्टेड हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा प्रीमियम में लिस्टेड हुआ था 8% समथिंग, उसके बाद ये स्टेबल कर गया, उसके बाद ये स्टेबल कर गया। तो इसमें सबका एक बात था कि बहुत ज्यादा मार्केट में ये, अभी तो मेरे को तो ये भी डाउट है कि ये इस रेंज में कितना दिन रह पाएगा, ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि मान्यवर हो सकता है बड़ा ब्रांड, बट इसका मार्केट में लोकल कॉम्पिटिटर बहुत है। तो सर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना अभी आपके साथ, ये इक्विटी कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कंपनी का नॉलेज है, जैसे सुमित ने जो बताया, सुमित क्या नाम है, देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल, क्या काम करता है ये कंपनी? रेस्टोरेंट कंपनी है ना? এটা মেবি ডিফেন্স সেক্টরে কিছু করে। ना ना, Maybe। डिफेंस ना, डिफेंस আমি नहीं करता। জানি না, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে ডিফেন্স সেক্টরে কিছু করে। मुझे इसका बिजनेस का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट ये स्टॉक लास्ट 1 ईयर में आने के बाद से अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। ठीक है, ठीक है, कितना दिन हुआ इसका बिजनेस में ये आया देवयानी? 6-7 मंथ्स এই তো प्रॉब्ली। হ্যাঁ, ওই লকডাউনের हाँ हाँ, সেকেন্ড 6-7 मंथ्स लॉकडाउन ऑलमोस्ट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको अगर स्टॉक का आइडिया है, जैसे देखिए सुमित बात कर रहा है, अगर किसी को स्टॉक का आइडिया है, अगर वो रेगुलर बेसिस में इक्विटी का एनालिसिस खुद करता है, तो फिर आप वो पैसा इक्विटी में डालो डायरेक्टली। बट इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, तो फिर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज का सहारा लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में डालो। ठीक है, कैप को समझो, फ्लेक्सी कैप को समझो कि क्या करेगा फंड को लेके। इसलिए म्यूचुअल फंड का नॉलेज क्यों जरूरी है? अगर आप फंड को समझते हो कि आपका पैसा कैसा फंड में जा रहा है, फ्लेक्सी कैप में जा रहा है कि सेविंग्स में जा रहा है, टैक्स सेविंग्स में जा रहा है कि डेब्ट फंड में जा रहा है, तो अगर आप इसको समझ पाओगे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जा रहा है, आपका नीड क्या है, उसके बेसिस में आप चूज करो। नीड बेस्ड है ना सब, ये सब नीड बेस्ड है। ठीक है, आपके जरूरत के हिसाब से आप फंड को चूज कर सकते हो। सो ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो अभी इक्विटी स्कीम में आपको क्यों हड़बड़ी नहीं करना चाहिए? बिकॉज कंपनी है, आज अच्छा चल रहा है, कल खराब चल सकता है, बिजनेस है इसका, आपके कहने पे थोड़ी ना चलेगा। और अगर म्यूचुअल फंड ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है, तो फिर आपका फंड भी टर्मोइल करेगा, वोलेटाइल होगा, है ना? जैसे पेटीएम 2200 में आसपास में आया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, 2200 के आसपास में आया था, सॉरी 2100 समथिंग। ठीक है, और धीरे धीरे गिर ही रहा है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट्स छोड़ के जा रहे हैं इसको, इसके रिटेल पार्टिसिपेंट इसको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी इसको होल्ड करके रखा है। ये देखिए, रिटेल एंड अदर्स का है 89%। ठीक है, अदर डोमेस्टिक का है कुछ नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 9.36%, म्यूचुअल फंड का 1.06% है। और माने कि आपका म्यूचुअल फंड का पेटीएम में इन्वेस्टमेंट है, तो करंट सिचुएशंस में आपका म्यूचुअल फंड पेटीएम से रिटर्न जनरेट कर रहा है कि लॉस जनरेट कर रहा है, बताइए। से फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई म्यूचुअल फंड है जो पेटीएम में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पता नहीं सर यहाँ पर कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसका डिटेल्स तो हमें नहीं मिल रहा है, बट जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो तो दिख ही रहा है 1.06% टोटल फंड का म्यूचुअल फंड का है। और पेटीएम का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा है, काफी हाई फाई कंपनी है, प्राइवेट लेवल में था, बहुत हाई कैपिटल कंपनी है। इसका फाइनेंशियल देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप इसका बैलेंस शीट देखोगे ना, आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके पास जो टोटल एसेट्स ही है 9150 करोड़ का, 9150 करोड़ का इसका करंट एसेट मतलब टोटल एसेट्स है, और इसका लाइबिलिटी है ऑलमोस्ट 2634 करोड़ का, मतलब काफी लाइबिलिटी काफी कम है कंपेयर टू एसेट्स। और अगर इसका आप इनकम देखोगे, इनकम वाइज अगर आप इसका देखोगे, रेवेन्यू काफी अच्छा है, इसका रेवेन्यू पॉजिटिव है, डे बाई डे ग्रोथ कर रहा है, 3000 करोड़ 3500 करोड़। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है ये अभी 280 करोड़ का नेगेटिव इनकम है अभी भी। ठीक है, 280 करोड़ का, सॉरी एक सेकेंड, ईपीएस नहीं,
प्रॉफिट 1600 करोड़ का नेगेटिव है, 1600 करोड़ का नेगेटिव इनकम है इसका। अब कहा जा रहा है कि 2025 में प्रॉफिट करेगा। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट इसमें है तो अभी रिटर्न थोड़ी देगा, जब कंपनी रिटर्न जनरेट करेगा तब म्यूचुअल फंड रिटर्न जनरेट करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो अब मानो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था किसी म्यूचुअल फंड में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप वो म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? चुपचाप बैठे रहो। जब कंपनी अच्छा करेगा तब आपका फंड भी ग्रोथ कर लेगा। आपको बात समझ में आ रहा है? हेलो, दूसरा उपाय भी है। कोई कई बार कोई बोलता है, ठीक है, कोई बार ऐसे कोई बोलता है कि सर वो बाहर निकल जाए तो, हाँ बाहर निकलोगे, उसका भी उपाय है, आगे आगे बताऊंगा। अगर फंड बहुत खराब कंपनीज में पैसा डाल के रखा है, ठीक है, तो फिर उससे बाहर कैसे निकलोगे वो आगे आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन क्यों शॉर्ट टर्म करके मुश्किल में है ये मैं आपको समझा दिया, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में आप मत करो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्कीम में आना है, और जब आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हो, लॉन्ग टर्म, चुपचाप कम से कम 2-3 साल, 10 साल हो जाए तो और अच्छा, लेकिन कम से कम 2-3 साल, बहुत अच्छा रिटर्न गैदर करोगे। और अगर डायरेक्ट नॉलेज है तो डायरेक्ट भी इक्विटी में करो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मैं बोला ना काफी समय चाहिए आपको, और अगर आपके पास इतना समय है नहीं, आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। अंडरस्टैंड टाइम, यू हैव हर्ड टू सेइंग दैट टाइम हील्स एवरीथिंग। दिस इज ट्रू फॉर मार्केट वोलेटिलिटी एज वेल। द मार्केट इज volatile, this is very nature of this beast. However, the only way for a common man to deal with volatility is to give your investment sufficient time. ये ना मतलब चरणामृत के तरह ना पी लो। चरणामृत पीते हैं ना, जैसे हम लोग पूजा के बाद बहुत लोग पीते हैं, जैसे हिंदुओं में कल्चर है, ठीक है, कि हम लोग चरणामृत पीते हैं, जिसका जो पसंद है, दैट इज डिफरेंट, जस्ट मैं बोलने के लिए बोल दिया, ठीक है। अगर आपके पास टाइम अगर आप नहीं दोगे ना, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म अप्रोच ऑफ टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डज नॉट वर्क, ये तो भूल ही जाइए आप। डोंट कीप स्विचिंग, बार बार ना इधर उधर मत होइए। I have seen investors switch between mutual fund as they would switch between their browsing tabs, जैसे कि वो अभी ये फंड तो कभी वो फंड नहीं, फंड ए में इन्वेस्टमेंट था फंड बी में कर दिया विथ नो रियल रीजन, जस्ट बिकॉज कि कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिकॉज लोग ना बहुत इम्पेशेंस होते हैं, लोगों के अंदर ना धैर्य बोल के कोई चीज नहीं है, लोग इतना इम्पेशेंट होते हैं, मैं देखता हूँ पेशेंस नहीं है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम मुझे याद आ रहा है, मेरा ये एक स्टूडेंट है, और क्योंकि स्टूडेंट है तो मुझे बातचीत करना पड़ता है, ठीक है, अभी नहीं है, अब मतलब पुराना स्टूडेंट है। एक कंपनी है, मैं आपको नाम बताता हूँ, अदानी टोटल गैस। कुछ दिन पहले अदानी के बिजनेस के बारे में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था सेबी के अंदर, ठीक है, ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ, 6 मंथ्स होगा, प्रॉपरली 6 मंथ्स भी नहीं हुआ है। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ये क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। जिन लोगों का भी अदानी में इन्वेस्टमेंट था, स्पेशली अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ठीक है, इसके बिजनेस में बहुत भयंकर डाउनग्रेडेशन चालू हुआ था। स्टॉक का दाम चल रहा था 1500 में, ठीक है, और उससे पहले काफी अच्छा ग्रोथ दिया था। आप देख सकते हो 500 से 1500 का जो ग्रोथ स्टेज हुआ, ये विद इन 1 ईयर हुआ। जस्ट लुक हियर, ये विद इन 1 ईयर हुआ, 500 से 1500 विद इन 1 ईयर हुआ, एक साल के अंदर। और फिर ये स्टॉक अचानक ना गिरने लगा, लेकिन बिजनेस रीजन में नहीं। ये जो नीचे गिरा ना, ये जो गड्ढा बना, ये गड्ढा बिजनेस रीजन में नहीं बना था। ये सेबी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए होता है कि भाई किसका इन्वेस्टमेंट है अदानी में। इसको लेके इकोनॉमिक टाइम्स का कोई फाइनेंशियल रिपोर्टर ने कोई सवाल कर दिया था कि भाई अदानी अपना इन्वेस्टर का डिटेल्स नहीं बोल रहा है, बड़ा इन्वेस्टर्स है, और वो क्या नाम है उस एक कंट्री है, कंट्री का नाम, हाँ बोलो क्या सीएनबीसी डेप्यूटी एडिटर में भी सीएनबीसी ना, सीएनबीसी आवाज मोस्ट प्रोबेबली, हाँ मुझे थोड़ा सा मैं भूल गया, इकोनॉमिक टाइम से सीएनबीसी आवाज। तो उसका बेसिकली एक वो जहां से फंड का, जिसके नाम से वो फंड था, वो डेटा पुराना बात है, मतलब उसका करेंट रेलिवेंसी कुछ नहीं था। सेबी ने भी इसके बारे में बोला कि करेंट रेलिवेंसी कुछ नहीं है, लेकिन लगातार कंपनी का जो भी जिसका भी होल्डिंग था, आप देख सकते हो 1500 से लगातार गिरते 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 गिरते, ये कितना दिन का बात है जानते हो? 3 मंथ्स ऑलमोस्ट। ये देखिए बात हुआ जून में, जून 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 जुलाई 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 जुलाई, फिर जुलाई से मतलब ओवरऑल 1 मंथ एंड 1.5 मंथ, 1 से 1.5 महीना ये स्टॉक ऐसे ही गिरने लगा। 1500 से 500-400 में आके रुका, 500-400 नहीं, 600 के समथिंग, 800 के आसपास रुका, मतलब पूरा लॉस, पूरा कैपिटल चला गया जिसका भी इन्वेस्टमेंट है।
सब पागल हो रहा है, सर क्या करे, सर क्या करे, सर क्या करे। मैं बोला कि भाई चुपचाप रखो ना, क्या चला जा रहा है आपका? अदानी थोड़ी ना बिजनेस बंद करके जा रहे हैं। अगर अदानी बिजनेस बंद करके जा रहे हैं तो मैं बोलता कि भाई जो भी है उठा लो, है ना। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में आप पैसा उठा भी नहीं सकते, जानते हो ना, इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप इक्विटी होल्डर हो। ऐसे सिचुएशंस में वो करने नहीं देता, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि थोड़ी ना अदानी बंद हो रहा है, अदानी अभी इंडिया का रिचेस्ट है, एशिया का रिचेस्ट है, अदानी के पास इतना सारा बिजनेस है। तो मैं उनको चुपचाप बोला, बिकॉज मुझे फंडामेंटल्स इतना पता था कि भाई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस अदानी का है और सेबी इतने बड़े बिजनेस को इतना बड़ा प्रॉब्लम में देखेगा नहीं, बिकॉज अगर अदानी में कुछ हो जाए स्टॉक मार्केट में भरोसा उठ जाएगा लोगों का। तो देखो 1.5 महीना निकला और धीरे धीरे स्टॉक वापस उसी सिचुएशंस में, और इवन 1500 क्रॉस करके 1680 में आके बैठ गया। आप लोगों को दिख रहा है ना, तो समय देना चाहिए। ये तो फिर भी मैं बस 6 मंथ्स का कहानी बताया आपको, तो ऐसा और भी बहुत सारा कहानी मार्केट में देखने को मिलता है। ये तो बस कुछ मतलब क्या बोलो, डेमो है, डेमो, ठीक है। तो जस्ट नॉलेज इतना गैदर करो कि आपको धीरे धीरे ये समझ आ जाए कि कब क्या करना है, ठीक है। एकदम वो मन के अंदर चलता है ना कि अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो संभाल जाओगे, पूरा संभाल जाओगे, बस संभालने के लिए पेशेंस और नॉलेज चाहिए, संभाल जाओगे। तो मार्केट प्रॉब्लम में डालेगा आपको, ऐसा तो नहीं कि आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। तो डोंट कीप स्विचिंग बार बार ब्राउजर की तरह, कभी क्रोम में तो कभी फायरफॉक्स में, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। स्विचिंग essentially redeeming the unit of fund A to invest in fund B for no real reason. In my opinion, this cannot be packaged as long-term investing. The true definition of long-term investing is staying invested in a fund across a multi-year period and across multiple market cycle. आपको अलग अलग मार्केट साइकिल से गुजरना पड़ेगा। साल में 2 साइकिल आता है, ठीक है, कई बार 3 बार भी देखने को मिलता है। अगर आप लगातार 3-4 साइकिल क्रॉस कर जाते हो ना, आपका फंड एक साइकिल क्रॉस करके दूसरे साइकिल में चला जाएगा और वापस आपको वो खराब दिन देखना जरूरत नहीं पड़ेगा। कोरोना जैसा बात अलग होता है, कोरोना जैसा बात अलग होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, उसके बाद कोरोना में हुआ है 2008 के बाद 2020-21 में आके। लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस था और ये एक पैंडेमिक था, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन में हो सकता है, लेकिन ये बुरा वक्त भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए एकदम सिंपल सलाह है कि इक्विटी स्कीम में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है, आप उनको क्या सलाह दोगे? डोंट कीप स्विचिंग, कीप पेशेंस। आपको भी फल मिलेगा, कमीशन मिलेगा एज एन एडवाइजर, और आपके क्लाइंट को भी फायदा, और आप अगर एज एन इन्वेस्टर भी हो आपको भी फायदा। हेडलाइन इन्वेस्टिंग हमेशा बंद रखिए इसको। Most investors get carried away by newspaper headlines या फिर टीवी न्यूज। Headline which remotely hints bearishness is taken away too seriously and used as a reason to exit an ongoing mutual fund investment, ठीक है। बहुत लोग इसका गलती करते हैं। जो ऑथर जिन्होंने इसको लिखा, उन्होंने भी 2007 में एक तरह का ऐसा गलती किया था, वही यहाँ पर बता के रखा है, ठीक है। सो देखा गया है कि सर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ पर कुछ क्लाइंट का डिटेल्स है, आप देख सकते हो कि लार्ज कैप फंड में 2013 वगैरह में स्टार्ट किया था, ठीक है, 14 में, 6 में, 2013 में, मतलब अब रिटर्न देखो 42%, 47%। इवन 2006 में जो स्टार्ट किया था 186% रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो इट्स 77%, 35%। ये सुमित का भी आप लोगों ने देखा, और भी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस के साथ रहोगे, आप हमेशा फायदे में रहोगे। तो ये बात इक्विटी स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दीज आर ऑल, अच्छा ये जो भी है रेगुलर है। डायरेक्ट फंड में तो और ज्यादा कमाते हैं। डायरेक्ट फंड में क्या होता है, आपको कमीशन नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे कि आजकल जीरोधा, बहुत सारा कंपनीज आ गया, पेटीएम वगैरह, जिसके थ्रू से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। ग्रो, बहुत सारे हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का सब कैटेगरीज क्या है? Under the broad classification of the equity funds, there are nearly 10 subcategories. As you may have noticed, the same of these subcategories is quite descriptive and gives out the general idea about what to expect from such a fund. अब देखो कि जैसे कि लार्ज कैप से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें भी बाकी है आज के क्लास में। लार्ज कैप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? As the name suggests, a large cap equity fund indicates that fund invests predominantly in large cap stocks. There are the top 100 companies in India with the largest market capitalizations. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। The expectation is that these companies are also market leaders in the industry they belong to,
एंड दिस कंपनीज आर आल्सो सपोज्ड टू बी स्टेबल एंड सेफ। एग्जांपल्स ऑफ लार्ज कैप जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लार्ज कैप स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। ये एक्सिस ब्लू चिप फंड है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, आपको दिखाता हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ यस सर। देखिए ये एक्सिस का ब्लू चिप है और ये 2019 का डेटा है, ठीक है। अब देखिए इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड, इसमें देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ठीक है। उसके नीचे आपको बजाज फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट है, कितना मार्केट वैल्यू है और परसेंटेज ऑफ नेट एसेट कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। ये देखिए किसी में 9%, किसी में 7%, किसी में 6%, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सिस ब्लू चिप फंड सब फेमस ब्लू चिप कंपनीज में अपना टोटल इन्वेस्टमेंट और कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई बैंक है, कोई सीमेंट कंपनी है, कोई केमिकल्स है, ठीक है। तो ये जो लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करना पसंद करता है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक सीख है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी साथ में फॉलो करो, इसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं पराग पारिक के जैसे फ्लेक्सी फंड समझा रहा था, ये कंपनीज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, इससे आपको एक समझ में आएगा कि ये अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया है। तो आप लोग भी पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो ना, इनसे सीख सकते हो आप। लेकिन देखो, ये जिसको चूज किया अंधाधुन उसको भी आप चूज मत कर लीजिए, इनसे बेटर कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके अंदर इतना लॉजिक होना चाहिए कि भाई ये चूज किया, इसने आईटीसी चूज किया, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज मार्केट अब सबको चांस देता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट सबको चांस देता है, जो चांस ले सकता है वो ले लेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट किसी एक को, झुंझुनवाला को ही चांस दिया है, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी देयर आर लॉट्स ऑफ है, मैं बस झुंझुनवाला जी का नाम इसलिए लिया बिकॉज सब उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, जानते हैं। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपना एनालिसिस खुद करो, आप देखिएगा आप ज्यादा अच्छे पोजिशन पे रहोगे। क्योंकि जब मार्केट में खबर आता है ना कि झुंझुनवाला ने इसमें इन्वेस्ट किया, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये हेडलाइन देख के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग फंसते हैं। आप कभी भी न्यूज़पेपर या आजकल सब गूगल न्यूज करते हैं ज्यादातर केस में, जिस दिन आपको खबर आता है ना कि झुंझुनवाला इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, द गुरु ऑफ झुंझुनवाला, मतलब झुंझुनवाला जी का गुरु दैट इज राधाकृष्णन दमानी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आप भी करो, आप भी मालामाल हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके हेडलाइंस आता है। एक चीज आपको बता दूं, ऑलरेडी ना वो कंपनी ना ऑलरेडी अपना सैचुरेशन कर चुका है, ग्रोथ कर चुका है। अब आगे आपके लिए कुछ है या नहीं है, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मतलब झुंझुनवाला जिस टाइम पे वो स्टॉक को चूज किया था ना, उस टाइम किसी को खबर मिला ही नहीं, लेकिन जिस दिन वो स्टॉक ग्रोथ करके अपना परसेंटेज रिटर्न दे दिया, तब खबर आ गया, अरे झुंझुनवाला का इसमें होल्डिंग है। सिर्फ आपको खबर दे रहा है कि झुंझुनवाला का होल्डिंग है, आप भी करोगे क्या, आप भी करोगे क्या, ठीक है। ये बेसिकली मार्केटिंग है। अब ये मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दोनों में फर्क करना सीखना चाहिए, ठीक है। इसलिए ब्लाइंडली न्यूज़पेपर हेडलाइंस को फॉलो नहीं करना। मैं आपको फॉलो करने में मना नहीं कर रहा हूँ, फॉलो कीजिए, बट उसको एनालिसिस करने का भी ताकत होना चाहिए, मतलब अंदर इतना दब होना चाहिए कि भाई क्या है, क्या स्टॉक है, क्यों है इसके अंदर। नहीं तो क्या है ना, लोग पैसा गवा बैठते हैं। ग्रीडी होने से ही मुश्किल है और कुछ नहीं, ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। अपना चुपचाप अपना एनालिसिस खुद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल कितना ये देखिए, सब टोटल 80% इनका इन्वेस्टमेंट जो था ब्लू चिप का, 80% इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप फंड्स में है, ठीक है। और बाकी अनलिस्टेड में कुछ नहीं है। टोटल कुल मिला के 3,20,752 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, इसका वैल्यूएशन है 80% ऑफ द टोटल ब्लू चिप फंड। ये किसका था? एक्सिस का था, ठीक है। एक्सिस ब्लू चिप 2019 का डेटा मैंने आपको शेयर किया। So as you can see, the portfolio predominantly contains large cap stocks, 80% invested in varying proportions. The weight assigned to each stock is fund manager's prerogative. By the way, you may be interested to know that by regulations, once a month, AMC is supposed to disclose the portfolio details. Yes, ये regulations है, every month उसको disclose करना पड़ता है उनका details. So go to the AMC's website, मतलब asset management company की website में जाओ, look up for any fund you are interested and you will find the portfolio details in the statutory disclosure section. ठीक है। अब किसी भी, जैसे कि मैंने पराग पारिक के सेक्शंस में जाके इसको निकाला, आप जो कंपनी का फंड चूज करना चाहते हो वहां पर जाके आप स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर को ढूंढो, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट दिन आपको दिखा दूंगा। Usually when an investor decide to invest in a large cap,
ही हैज टू ट्वाइन एजेंडा, उसका दो एजेंडा होता है। क्या एजेंडा होता है? ट्विन एजेंडा होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन इन द लाइन विद मार्केट, मतलब मार्केट जैसे ग्रोथ करेगा अपना भी फंड को मैं एप्रिशिएट करूंगा। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मार्केट में कंपनी का बिजनेस ग्रोथ के साथ मेरा ग्रोथ। और बड़ा फंड है, लार्ज कैप है, लो वोलेटिलिटी, मतलब ज्यादा मार्केट अप एंड डाउन पे मेरा फंड ज्यादा इधर उधर ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक मेरा फंड 50% से नीचे गिर गया, ऐसा ना हो। 5-10% इधर उधर हो सकता है, बट 50%, 60%, 100% ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी मींस आप स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में क्या प्रॉब्लम है, वो वोलेटिलिटी में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट द पॉइंट। कहने का मतलब है अगर आप लार्ज कैप सोच रहे हो तो उसके वोलेटिलिटी जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से कम होगा, रिटर्न भी कम होगा, लेकिन बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ आपका भी ग्रोथ होगा, डिपेंड करता है। इसमें प्योर एनालिसिस चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, जब मैं एनालिसिस का बात करता हूं इसका मतलब वो इक्विटी एनालिसिस है, दैट इज स्टॉक मार्केट का एजुकेशन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड समझा रहा हूँ। अगर आपको इतना इक्विटी समझ में आ जाता है तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दिस इज म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर मैं इक्विटी का उतना ही बात कर सकता हूँ जितना म्यूचुअल फंड कंपनीज कर रहा है। ठीक है, फिर भी बीच बीच में मैं इक्विटी का बात कर रहा हूँ ना, बिकॉज स्कीम इक्विटी का है। So in simple words, this means that investor is looking at wealth creation, but with not so much risk to his capital. अपने कैपिटल को बिना रिस्क में या कम रिस्क में डाले हुए कैसे अपना वेल्थ को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि ब्लू चिप फंड। Do remember, these are large cap stocks meant to be stable, hence less volatile. Of course, by virtue of investing in stock market, either directly or via a mutual fund, the capital is exposed to volatility. चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट करो, आपका कैपिटल वोलेटिलिटी के साथ एक्सपोज तो होगा। लाइक आई मेंशन अर्लियर, द ओनली एंटीडोट टू वोलेटिलिटी इज टाइम। इसका एक ही एंटीडोट है कि आपको समय के साथ चलना है, समय देना है। समय दोगे, वोलेटिलिटी जीत जाओगे। जैसे कि सुमित ने भी बताया था निप्पॉन का जो एग्जांपल, नेगेटिव से आज डबल रिटर्न, और भी आप लोगों का भी और भी हो सकता है। So it goes without saying that you need to stay invested for a long period to factor in volatility and generate decent return. Here is a look at how top large cap funds have performed over the last 10 years. आपको मैं दिखाता हूँ। I have defined top by considering size of the funds AUM, मतलब asset under management. I have taken this data from Money Control. देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये सब लार्ज कैप फंड्स है। इसका लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए। हेलो, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन में? हेलो, मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नंदिनी, तथा शिवम, है सर। सुमित, ओके, मुझे लगा कनेक्शन नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का ग्रोथ देखिए। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है 230.65%। ये आईसीआईसीआई प्रू बहुत ही फेमस कंपनी है, फंड कंपनी है। एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है ये 12.64%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितना वैल्यूएशन इसने इन्वेस्ट करके रखा है ब्लू चिप कंपनीज में, इसका वैल्यूएशन देख लीजिए आप, एक सेकेंड। 1000 इन्वेस्टमेंट में से 3306 इन्वेस्टमेंट इसका इसमें है। 1000 इन्वेस्टमेंट में से 3306 इन्वेस्टमेंट इसका ब्लू चिप के अंदर है। ऐसा ही आपको और भी फंड दिखेगा। और एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब कितना एसेट वो ब्लू चिप में रखा है आईसीआईसीआई प्रू, 2,50,024 करोड़ 10 साल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, हेलो, এনএফ করে চলছে 100 কত টাকা করে না কিসে? এই আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ব্লু চিপ ফান্ড এটা বুঝতে পারলাম না। এনএফি এনএভিটা এখানে দেখাচ্ছে কি? এনএভিটা এখানে দেখাচ্ছে। এটাও রয়েছে আমার। এটা আগে 4 স্টার ছিল, এখন 3 স্টার করে দিয়েছে ক্রিসিল থেকে। ক্রিসিল রেটিং এজেন্সি है। ওই কিছু তোমার ওই স্মল ক্যাপ গুলো সরে গেছে না রেগুলেশনের পর থেকে, তারপরে করে দিয়েছে। यस, एसबीआई ब्लू चिप ग्रोथ लार्ज कैप, इसका भी देख सकते हैं आप।
मोटा मोटी एनुअलाइज रिटर्न 12%, 13%, 11%, 10%, 14%, 11%, 12%। फ्रैंकलिन इंडिया 9.92, यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम ग्रोथ 10.45, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ऐसा ही कोटक ब्लू चिप, बीएनपी पैरिबस, टाटा लार्ज कैप, एचएसबीसी लार्ज कैप, एलएनटी इंडिया लार्ज कैप 10.93। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कितना एसेट वो मतलब मार्केट में इन्वेस्ट किया है अपना टोटल पैसे एसेट का, और कितना रिटर्न ये लोग जनरेट करके दिया है एनुअल। और एब्सोल्यूट रिटर्न अगर मैं देखते हैं सर, एब्सोल्यूट मतलब 1 ईयर का जो रिटर्न है, ठीक है, 1 ईयर का जो रिटर्न है, और ये 10 साल का रिटर्न है। सो ओवरऑल मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न देखा जाए तो ज्यादा दिखता है, लेकिन एनुअल रिटर्न देखा जाए तो वो कम ही हो जाता है। ये जो सीएजीआर और एब्सोल्यूट रिटर्न मैं कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ठीक है। सो दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको समझ में आ जाए ना तो आप बहुत अच्छे से अपना फंड को मार्केट में ऑपरेट कर सकते हो। कहाँ चला गया मेरा नोट्स, एक सेकेंड। यस, सो तो इस तरह से आप जैसे लार्ज कैप का परफॉर्मेंस देखा, अब ऐसे मिड कैप का भी देख लीजिए। अब मिड कैप थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है, मतलब इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। क्वाइट क्लियर लेट अस व्हाट एक्सपेक्ट। मिड कैप क्या है आप लोग जानते हो, मिड कैप फंड प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ मिड कैप स्टॉक्स एंड द स्मॉल कैप फंड्स कंटेन स्मॉल कैप कंपनीज। द वोलेटिलिटी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज क्वाइट हाई, मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन होता है मार्केट में, थोड़ा सा हिलता है ना मिड कैप स्मॉल कैप में ना बहुत चेंजेस आता है। Like large cap stocks, investment in these funds should be long term. You cannot afford to invest on a short term basis in these funds. For example, here is how the small cap mid cap last 2 years में कैसा परफॉर्मेंस किया है। ये 2018 से 2020 का डेटा है, ठीक है, आप देख सकते हो। लुक एट हियर एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ, ठीक है, ये लास्ट 2 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है आप देख सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न है इसमें, ठीक है, क्योंकि 2 साल का रिटर्न है ना, इसलिए एब्सोल्यूट पॉइंट में दिखा जा रहा है। सेकेंड, देखिए एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ 8.84, एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ 15.51, बट बाकी देखिए आप, जैसे कि टाटा मिड कैप नेगेटिव में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी नेगेटिव में, डीएसपी मिड कैप नेगेटिव, इन्वेस्को इंडिया नेगेटिव, फ्रैंकलिन इंडिया नेगेटिव, एचडीएफसी स्मॉल कैप 16% नेगेटिव। आप समझ रहे हो सर, इस अब इसमें टिक के रहने से ये भी बढ़ गया होगा। अब ये रिसेंट डेटा नहीं है, 1 साल पुराना डेटा है। अब अभी का चेक करके मुझे बता सकते हो कि क्या सिचुएशन हुआ है ना। तो दिस इज द वे हाउ टू चेक द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ठीक है। इसको आप किसी भी साइट से आपको दिख जाएगा, कंपनी के साइट से, मनी कंट्रोल जैसे कंपनी की साइट से। और ये है आपका स्मॉल कैप, ठीक है, ये 10 साल का डेटा है, ये 10 साल का डेटा है। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है ये, जो लास्ट 10 इयर्स में हुआ है। टाटा मिड कैप ग्रोथ रेगुलर प्लान, ठीक है, ग्रोथ एंड मिड कैप फंड, इसमें मिड कैप है, ठीक है। ये देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप रिटर्न देखिए आप, ठीक है, 13.30, 13.72, 12.98, 14%, 15% ऑलमोस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अच्छा रिटर्न है ना, नो डाउट अच्छा रिटर्न है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप, और अलग अलग फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑल funds have delivered fairly decent positive return. Also notice the 10 years performance of small fund and mid cap fund. तो ये 10 years में 5 years 10 years में अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, लेकिन जब आप इसको स्मॉल टाइम पॉइंट व्यू में देखोगे तो ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता। तो क्या समझ में आ रहा है सर बात। जब बात आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड का, इज ए कॉकटेल both mid and large cap stocks. Unlike an exclusive large mid small cap fund, the large and mid cap fund is expected to have 35% of its investment in large cap and another 35% in mid cap. For example, DSP large and mid cap funds as stocks like Infosys, Airtel, HDFC, also stocks like Hexaware, Hudson Agro, V-Guard, ठीक है, मतलब large mid mixed up करके। Technically, the fund can be a 65% large or 35% mid cap stocks. The extent of द स्क्यू डिपेंड ऑन द फंड मैनेजर। अब इसमें कितना क्या हो रहा है वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। फंड मैनेजर एक बहुत बड़ा की है यहाँ पर, लेकिन एक बात तो बार बार समझ में आ रहा है, इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लेके करो भाई, सिंपल बात है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक स्मॉल कैप मिड कैप का एक है सर, लार्ज मिड और स्मॉल मिड का है।
यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, मैं आपको नोट शेयर करूंगा तो आप लोग वहां से बैठे बैठे चेक कीजिएगा कि अलग अलग फंड कैसा परफॉर्मेंस किया है. So by the way, given that there are so many AMC and therefore so many different funds for the same category, how would one narrow down on single fund to invest in? ये बहुत बड़ा सवाल है सर. इतना सारा फंड है, हम कैसे चूज करें कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है? This is a different topic altogether and it involves looking at various parameters on risk, return, performance and cost. We will take this up after finishing all our discussion on mutual fund categories. In the next chapter we will discuss the remaining few equity subcategories and then move on debt. ठीक है, तो आगे आगे आपको ये समझ आ जाएगा कि इतना सारा फंड के अंदर से इन्वेस्टर कौन सा फंड चूज करे. रिटर्न तो सभी को ही अच्छा दे रहा है, ठीक है, लेकिन बिफोर दैट आपको ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले आपको ये टॉपिक बताया. फिर आगे आगे आपको मैं बताऊंगा कि इक्विटी का बाकी और भी कुछ स्कीम है और फिर मैं आपको डेब्ट स्कीम बताऊंगा. फिर अब मैं आपको बैलेंस स्कीम, बाकी जो ELSS वगैरह हैं, ठीक है, इंडेक्स फंड वगैरह हैं, ये सब समझाऊंगा. तब जाके लास्ट में जाके आप समझ पाओगे कि कैसे चूज करना है, वो भी सिखाऊंगा कि चूज कैसे करना है. लेकिन पहले स्कीम समझ जाते हैं, ठीक है. तो ये रहा आज का क्लास. कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, बोलिए. तो था हाँ सर, ठीक है. अरे समझ में आया ना? हाँ सर. ओके. सৈকত বাবু হ্যাঁ বোঝা স্যার। গেছে? ওকে দাদা. नंदिनी বোঝা গেছে? बोल. हाँ सर। ओके, ठीक है, फिर इतना ही है आज. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ठीक है. गुड नाइट सर. ओके सर, टाटा टाटा. टाटा. রাখছি স্যার। ओके बाय सर। बाय.